Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 18th of April 2024. तो गाइज आज है तारीख 18 अप्रैल 2024 और है थर्सडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है कोलंबिया को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना, देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2014 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पे हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है दोस्तों, नीचे ऑप्शन में आपको 4 अलग अलग जोड़े बनाकर दिए गए हैं। हर एक जोड़े में 2-2 आइलैंड्स के नाम आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सा एक ऐसा जोड़ा, कौन सा एक ऐसा पेयर देखने को मिलेगा जिसमें दोनों आइलैंड्स एक दूसरे से 10 डिग्री चैनल के माध्यम से सेपरेट होते हुए नजर आते हैं। ऑप्शन नंबर ए अंडमान निकोबार, या ऑप्शन नंबर बी निकोबार एंड सुमात्रा, या ऑप्शन नंबर सी मालदीव्स एंड लक्षद्वीप, या ऑप्शन नंबर डी सुमात्रा एंड जावा। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को उसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो दोस्तों आज के अखबार में 4 से 5 जगह पर यही सेम टॉपिक आपको देखने को मिलेगा। तो रामलला जी का जो सूर्य तिलक हुआ है कल, ये पूरी तरह से सोशल मीडिया पर छाया हुआ था। आपने देखा होगा बहुत सारे वीडियोस वायरल हुए हुए हैं। तो आज हम समझेंगे ये सूर्य तिलक क्या है, प्लस साइंस ने किस तरीके से यहाँ पे मदद की है इस पूरे सूर्य तिलक को परफॉर्म होने में, वो भी बहुत डिटेल से दोस्तों हम यहाँ पर जानेंगे। कुछ इस तरीके के वीडियोस आपने देखे होंगे कल के दिन, ऐसे फोटोज़ भी आप लोगों ने देखे होंगे फेसबुक, ट्विटर, जहाँ तहाँ सभी जगह पर पब्लिश हुए हुए हैं। ये दोस्तों कल दोपहर का ये पूरा फ़ोटो है और स्पेशली यहाँ पर ये पूरा वीडियो चल रहा था, उसी का एक स्क्रीनशॉट वगैरह लिया गया है। यहाँ पे आप देख पाओगे जो रामलला जी की जो अभी नई मूर्ति स्थापना की गई है 22 जनवरी को अयोध्या में, तो उस मूर्ति पर राम जी के माथे पर थोड़ी देर के लिए यहाँ पे जो ये सूर्य तिलक है, सूर्य तिलक यानी जो सूर्य की किरणें हैं वो थोड़ी देर के लिए यहाँ पर आप देख पाओगे इस तरीके से पड़ती हुई नजर आई। बताया जा रहा है कि लगभग 3 मिनट तक इस तरीके से जो ये सूर्य तिलक है वो बना रहा था। ठीक है, अब ये सूर्य तिलक को परफॉर्म जो करवाया गया है उसके पीछे का यहाँ पर एक साइंस आपको नजर आएगा, वो विज्ञान क्या है इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आप अगर मंदिर को देखते हो तो काफ़ी भव्य मंदिर बना हुआ है और सूर्य की किरणें बहुत ऊपर की साइड में पड़ती हैं। तो उन सूर्य की किरणों को ऊपर से यहाँ पर सैंक्टम सैंक्टोरम यानी जिसको गर्भगृह है बोलते हैं, वहाँ तक किस तरीके से लेकर आया गया, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया गया है, वो भी यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता है कल रामनवमी का एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन देखने को मिला। इसी रामनवमी पर सूर्य तिलक और सूर्य अभिषेक दोनों वर्ड एक ही हैं, ध्यान रखिएगा, दोनों का मतलब एक ही है, कहने का मतलब है। तो ये जो तिलक है दोस्तों, इसमें क्या दिखाया गया, जो सूर्य की किरणें हैं वो किस तरीके से राम जी की मूर्ति पर, स्पेशली यहाँ पर माथे पर, वो थोड़े समय के लिए देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब दोस्तों ये पहली बार हुआ है कि जो रामलला है उन्होंने यहाँ पे रामनवमी सेलिब्रेट की है इस पूरे मंदिर में, आपको पता ही है। और अभी इस साल में अयोध्या के अंदर स्पेशली दूसरा एक बहुत बड़ा इवेंट ये देखने को मिला। इससे पहले 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ था मूर्ति का, वो यहाँ पे देखने को मिला। उसके बाद जो दूसरा एक सबसे बड़ा सेलिब्रेशन है वो कल देखने को मिला रामनवमी पर। ठीक है, और आपने को पता होगा कितने सारे एलईडीज जगह जगह पर लगा रखे थे, क्योंकि हर कोई व्यक्ति यहाँ पर अंदर जाकर नहीं देख पाता, इतनी भीड़ यहाँ पर थी। तो बाहर एलईडीज लगा रखी थी, बहुत सारी एलईडीज लगाई गई थी, जिसके ऊपर दोस्तों यहाँ पर ये लाइव दिखाया गया था कि किस तरीके से जो सूर्य की किरणें हैं वो यहाँ पर एज अ तिलक के तौर पर यहाँ पे राम जी के ऊपर दिखाई जा रही हैं, यानी कि जो सूर्य तिलक है वो किया गया है। तो दोपहर 12 बजे के आसपास अगर आप देखोगे तो ये जो किरणें हैं रामलला जी के मस्तक पर पड़ी हुई थी, लगभग 3 मिनट तक यहाँ पर ये देखने को मिला। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है, ये जो सूर्य तिलक हुआ है इसके पीछे की क्या कहानी है, कहानी मतलब इसके पीछे क्या क्या मैकेनिज्म, क्या तरीके थे जिसके बेसिस पर यहाँ पर ये पूरा सूर्य तिलक हो पाया।
है ना, क्या इंस्ट्रूमेंट्स हमने यूज़ किए थे। तो पहली चीज़ दोस्तों आपको ध्यान रखना है, इस पूरे काम को कर पाने में 3 अलग अलग बॉडीज़ का एक बहुत बड़ा हाथ है। ये जो पूरा प्रोजेक्ट था ना, ये 3 अलग अलग संगठनों का प्रोजेक्ट था। उसमें एक है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, दूसरा है सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड तीसरा है बेंगलुरु बेस्ड कंपनी ऑप्टिका। इन तीनों ने मिलकर दोस्तों यहाँ पे कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स रेडी किए जिसके बेसिस पर यहाँ पर ये सूर्य तिलक अच्छे से हो पाया। अब अगर आप देखोगे, जैसे मैंने बोला भव्य मंदिर बना हुआ है, तो जो सूर्य की किरणें हैं वो बस ऊपर पड़ती हैं। तो जब ये ऊपर पड़ती हैं तो ऊपर से नीचे गर्भगृह तक हमें ले जाना है। गर्भगृह आप समझ रहे हो, जिसको बोलते हैं सैंक्टम सैंक्टोरम, जहाँ पर मंदिर के जो मेन डीटी होते हैं, मेन देवी देवता होता है, उनकी मूर्ति की स्थापना की जाती है। तो अयोध्या का जो राम मंदिर है, वहाँ का जो सैंक्टम सैंक्टोरम है, वहीं पर आपको रामलला की ये मूर्ति नजर आएगी, है ना। तो ऊपर किरणें जब पड़ रही थी तो उस बेसिस पर उन किरणों को दोस्तों यहाँ पर ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स लगाकर यूज़ किया गया। यहाँ पर मिरर्स यानी शीशे का यूज़ किया है। उसके अलावा आप ये देख पाओगे गियर बॉक्स का यूज़ किया गया। तो गियर बॉक्स हैं, रिफ्लेक्टिव मिरर्स हैं, लेंसेज हैं, इनको अरेंज किया गया था। इनका अरेंजमेंट करना थोड़ा सा यहाँ पर कह सकते हो टिपिकल है। वही अरेंजमेंट इस तरीके से किया गया कि जो सूर्य किरणें ऊपर पड़ रही थी वो सीधा इस तरीके से टकरा टकरा कर रिफ्लेक्ट होकर नीचे जाकर मंदिर में सीधा राम जी के माथे पर पड़ती हुई नजर आई, है ना। ये हम लोगों ने यहाँ पर इस तरीके से देखा है। ये आप कह सकते हो मिरर्स का इस्तेमाल किया गया। उसके अलावा कुछ गियर बॉक्स का भी यहाँ पर यूज़ किया गया है, और वो गियर बॉक्स और मिरर्स को बनाने में इन तीनों ऑर्गेनाइजेशंस का एक सबसे बड़ा हाथ यहाँ पर हमने देखा। समझ गए, इन तीनों ने मिलकर यहाँ पर ये काम सक्सेसफुली किया। तो दोस्तों ये वाला फोटो आप देख सकते हो इसको और ज़्यादा डिटेल से समझने के लिए, ठीक है। यहाँ पर आप देख पाओगे हमने पहला रिफ्लेक्टर यूज़ किया। उस जब सूर्य की किरणें रिफ्लेक्टर पर पड़ी, रिफ्लेक्टर से सीधा मिरर 1 पर पड़ी, फिर मिरर 1 से मिरर 2 पर पड़ी, मिरर 2 से मिरर 3 पर गई और मिरर 3 से यहाँ पर सीधा मिरर 4 पर, और जिसके तहत यहाँ पर सीधा माथे पर ये पूरा किरण को पहुँचाया गया। इस तरीके से यहाँ पर यूज़ किया गया है इन इंस्ट्रूमेंट्स का, समझ गए, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर दोस्तों कुछ नया है, ऐसे हम पहले भी कर चुके हैं। हमारे कई सारे और भी टेम्पल्स हैं जहाँ पर इस तरीके से जो सूर्य की किरणें हैं उनका यूज़ किया गया है अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करके। समझ गए इस बात को। अब सवाल यहाँ पर ये जो ट्यूब वगैरह बनाई गई है, वो ट्यूब अगर लोहे वगैरह की बनाई गई होगी तो जल्दी ख़राब हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर इसको लंबे समय तक टिकने के लिए या इसकी ड्यूरेबिलिटी के लिए यहाँ पे जो मटेरियल यूज़ किया गया है वो ब्रास यूज़ किया गया है, ठीक है। जो ब्रास है उसका यूज़ किया गया है, तांबे का यूज़ किया गया है, जिससे जंग वगैरह ना खाए, जल्दी ख़राब ना हो, लंबे समय तक दोस्तों यहाँ पर ये टिका रहे। क्योंकि हमें आगे भी इस तरीके से ये नज़र आएगा, जब जब यहाँ पर सूर्य की किरणें यानी सूर्य इस पोजीशन पर आएगा तो उस पोजीशन के बेसिस पर यहाँ पे जो मस्तक है वहाँ पे फिर से इस तरीके की लाइट जाया करेगी। सवाल यह है कि मान लो अगर जो सूर्य है वो बादलों में छिप जाता है, कई बार होता है ना, बादल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं जिसकी वजह से सूर्य की किरणें प्रॉपर नहीं आ पाती हैं, तो बादलों में छिप जाएगा तो फिर क्या होगा। तो दोस्तों ऑब्वियस सी बात है वो लाइट इस तरीके से जाती हुई नहीं दिखाई देगी, है ना। बस यहाँ पे एक आर्टिफिशियल लाइट लगा सकते थे, बट वो आर्टिफिशियल लाइट हम लोगों ने यहाँ पर नहीं लगाई है, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। हम यहाँ पर नेचर के ऊपर चीज़ों के ऊपर यहाँ पर बिलीव करते हुए चल रहे हैं, तो यहाँ पे लोगों का बिलीफ भी जुड़ा हुआ है, जिसके बेसिस पर यहाँ पे जो आर्टिफिशियल लाइट्स वगैरह हैं उसका यूज़ नहीं करेंगे हम। अगर जैसा भी होगा, जैसा भी सिनेरियो होगा, आगे भी यहाँ पर हमें ये नज़र आएगा सूर्य का जो पोजीशन चेंज होगा, इस पोजीशन में अगर वो वापस से आता है तो इस तरीके से यहाँ पर जो लाइट है वो फिर से हमको देखने को मिलने वाली है, ठीक है। तो दोस्तों तांबा और पीतल का यूज़ किया गया है इस पूरे इंस्ट्रूमेंट को तैयार करने में, क्योंकि ऐसे ट्यूब की ज़रूरत है। इसी ट्यूब के माध्यम से यहाँ पर जो सन की रेज हैं वो सीधा मंदिर के अंदर गर्भगृह तक पहुँचाई गई हैं, ठीक है। बाकी जो ये तिलक था लगभग 58 mm के आसपास बताया जा रहा है, इतना बड़ा यहाँ पर तिलक बना हुआ था लगभग 3 मिनट तक, ठीक है। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अब दोस्तों यहाँ पर ये जो आर्टिकल है हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको पता ही होगा हम लोग इस डिस्कशन में हर एक न्यूज़पेपर के जो रेलिवेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर करने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको इधर उधर भागने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। ये टॉपिक है जिसको आप जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के साथ में लिंक कर पाओगे। इंडियन एक्सप्रेस में पब्लिश हुआ है। मुदुमलाई टाइगर रिजर्व के बारे में बात हो रही है। तो मुदुमलाई टाइगर रिजर्व जो है, यहाँ पर जो वाइल्ड डॉग्स प्रेजेंट हैं वो कहीं ना कहीं स्किन इन्फेक्शन से गुजर रहे हैं, जिसके बारे में आर्टिकल कवर किया गया। तो बहुत सारे वाइल्ड डॉग्स जिसको ढोल्स का नाम भी दिया जाता है, तो ये टाइगर रिजर्व के अंदर जो डॉग्स प्रेजेंट हैं, स्पेशली जंगली डॉग्स, वो बहुत सारे इन्फेक्शन से गुजरते हुए नजर आए। ये यहाँ पर न्यूज़ है, बट ये न्यूज़ आपको एग्जाम में हेल्प नहीं करेगी। एग्जाम में अगर कुछ हेल्प करेगा तो डायरेक्टली यहाँ पे टाइगर रिजर्व के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन आपने पता होनी चाहिए।
जैसे मुदुमलाई टाइगर रिजर्व की जब बात करते हैं दोस्तों, जो ये कहाँ पे लोकेटेड है, इसका लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तमिलनाडु के नीलगिरिस डिस्ट्रिक्ट में आपको ये देखने को मिलेगा। ये टाइगर रिजर्व स्पेशली एक ऐसे पॉइंट पर है जो ट्राई जंक्शन वाला एरिया है। ट्राई जंक्शन मतलब कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, इन तीन राज्यों का जो एक जॉइंट वाला पॉइंट है दोस्तों, वहीं पर आपको ये मुदुमलाई टाइगर रिजर्व नजर आएगा। समझ गए इस बात को? ठीक है। अगर आप देखोगे तो मुदुमलाई टाइगर रिजर्व कई सारे अलग अलग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अलग अलग टाइगर रिजर्व के साथ में बाउंड्रीज को शेयर करता है। जैसे इसकी एक कॉमन बाउंड्री आती है वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के साथ में, जो केरला में है। साथ ही साथ में वेस्ट में बंदीपुर टाइगर रिजर्व के साथ में बाउंड्री को शेयर करता है। ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर गुदालुर फॉरेस्ट डिविजन्स भी आपको देखने को मिलेंगे साउथ वेस्ट में, तो उसके साथ में बाउंड्रीज को शेयर करता है। तो अलग अलग यहाँ पे बाउंड्रीज आपको इसको देखने को मिल जाती हैं, जो कॉमन बाउंड्रीज यहाँ पे नजर आती हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या है कि मुदुमलाई टाइगर रिजर्व का लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्ट बात करेंगे तो तमिलनाडु के नीलगिरिस डिस्ट्रिक्ट में। जब बात आएगी ट्राई जंक्शन की, तो 3 राज्य जहाँ पर मिल रहे हैं दोस्तों, स्पेशली उस वाले पोजीशन पर ये टाइगर रिजर्व लोकेटेड है। यहाँ का हैबिटेट देखोगे तो अलग अलग प्रकार के प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीशीज पाई जाती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट नदी यहाँ की है वो है मोयर नदी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मोयर रिवर। तो मोयर रिवर दोस्तों यहाँ पर इस पूरे रिजर्व से गुजरती हुई जाती है। और बात करते हैं यहाँ पर प्लांट्स की, तो एलिफेंट ग्रास, बहुत लंबी ग्रास आपको देखने को मिलती है, वाली घासें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। उसके अलावा टीक, रोजवुड के पेड़ यहाँ पर देखने को मिलते हैं। बाकी फौना यानी कि जानवरों की बात करेंगे तो अलग अलग प्रकार के एनिमल्स, स्पेशली एलिफेंट, गौर, सांबर, बाकिंग डियर, ये सारे एनिमल्स यहाँ पर पाए जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पता है क्या है? आपको पता होगा एलिफेंट विस्पर्स का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, एक ऑस्कर विनिंग फिल्म, इस फिल्म को ऑस्कर मिल चुका है दोस्तों। एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री है, शॉर्ट सी डॉक्यूमेंट्री यहाँ पर तैयार की गई है, तो ऑस्कर जीती हुई है। तो इसकी जो शूटिंग हुई थी ना, वो मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में ही हुई थी। ठीक है, इसको फिल्म किया गया था मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में, स्पेशली थेपाकाडू एलिफेंट कैंप है वहाँ पर, यह शूटिंग वहीं पर चली थी पूरी तरह से। समझ गए? चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली प्लेसेस को देखते हुए। कई बार ऐसे सवाल बने हैं, और डाउन टू अर्थ आपको पता ही है, बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स माना जाता है। कई बार डायरेक्टली प्रश्न यहाँ से एग्जाम में रखे हुए मिल जाते हैं। तो दोस्तों एक झील के बारे में हम बात कर रहे हैं जिसका नाम है लेक करीबा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यार, इसको चाहो तो इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। एक बार पता होगा लेक विक्टोरिया को लेकर यूपीएससी ने सवाल पूछ लिया था, और वो भी कुछ इसी तरीके से, सिमिलर तरीके से न्यूज़ में था। समझ गए? तो जो लेक करीबा है, ये जो झील है दोस्तों, कहीं ना कहीं सूखती हुई नजर आ रही है। अब की बार एल नीनो की वजह से इस झील के अंदर में जो पानी है वो सूखता हुआ नजर आया है, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है, जो कि कहीं ना कहीं इंसानों के लिए और जानवरों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बनने वाली है। ठीक है, तो जो वाटर लेवल्स हैं वो अपने लोएस्ट लेवल पर नजर आ रहे हैं इस पूरे झील में, जिसका नाम है लेक करीबा। सवाल यह है, लेक करीबा लोकेशन कहाँ पर है इसका? ध्यान रखिएगा, लेक करीबा दुनिया की सबसे बड़ी मैनमेड लेक है, जिसको इंसानों ने यहाँ पर बनाया है। नेचुरल नहीं है, ये मैनमेड झील है, और दुनिया का सबसे बड़ा मैनमेड झील। तो एक क्वेश्चन यहाँ से ही बन सकता है। समझ गए? ये कहाँ पर है? 2 देशों के बीच में, जाम्बिया और जिम्बाब्वे। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि भाई हाल ही में लेक करीबा न्यूज़ में है, अब ये कौन से 2 देशों के बीच में है? तो ऐसे करके यहाँ पे कुछ कुछ कंट्रीज़ के नाम दे दिए जाएंगे, पेयर बना के, जोड़े बना कर। मैंने आपको एक सवाल दिखाया अभी प्रीलिम्स में, तो एक तरीका ये भी है पूछने का। तो ये दोनों देशों का नाम ध्यान रखना ज़रूरी है। तो अफ्रीकन कंट्री हैं दोनों, जाम्बिया और जिम्बाब्वे, इनके बीच में यहाँ पर ये झील है लेक करीबा। समझ गए? बात क्लियर हो गई दोस्तों। अब दोस्तों इस झील को अगर आप देखोगे तो यहीं पर एक डैम भी नज़र आएगा, ठीक है, जिसका नाम है करीबा डैम। एक आर्क शेप में यहाँ पर ये पूरा डैम तैयार किया गया है। ये जो डैम है इसमें डबल आर्क वॉल आपको यहाँ पे नज़र आती है, और इस डैम में जो पानी इकट्ठा होता है, उस पानी की वजह से जाम्बिया और जिम्बाब्वे जो दोनों देश हैं, इनको प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाई जाती है। कई बार इनको कमर्शियल फिशिंग इंडस्ट्री को भी सपोर्ट देती है ये पूरी की पूरी झील, ये पूरा का पूरा डैम। ठीक है, तो लोकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको डायरेक्टली एक्यूरेट डेटा बताता चल रहा हूँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करो आप, जो रेलिवेंट है वो पढ़ते हुए चलो, लिखते हुए चलो। चलिए नाउ आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने का। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के पीडीएफ वगैरह दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अभी हमने ये डिस्कस किए आर्टिकल्स, इन आर्टिकल्स में अगर आपको देख पाओगे तो जो सारा बैकग्राउंड डेटा, इसके जो प्रॉपर नोट्स है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है। और वही सारे नोट्स दोस्तों आपको एक रेडीमेड प्रिंटेड फॉर्म के नोट्स में दिए जाते हैं। कहने का मतलब है अगर आप नोट्स वगैरह बना रहे हो, बैठ के लिख रहे हो, क्योंकि यहाँ पर जो वीडियो में स्लाइड्स हैं 100-106 स्लाइड्स आए,
आज ऐसी हमेशा रहती हैं, वीडियो काफ़ी लंबा रहता है तो उनको हैंडल कर पाना काफ़ी मुश्किल है। तो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे नोट्स बनाकर आपको दिए जाते हैं, स्पेशली प्रिंटेड फॉर्म में, जिसका आप प्रिंट आउट वगैरह भी आराम से निकाल सकते हो, तो लिखने की टेंशन खत्म। दूसरी बात दोस्तों, आपका जो यहाँ पे कंटेंट होता है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होता है, तो दोनों मीडियम के एस्पिरेंट को फ़ायदा मिलता है। एक और चीज़ है, सारा कंटेंट यहाँ पर सिक्योर होता है, क्योंकि आप कब तक पीडीएफ डाउनलोड करोगे, क्योंकि यहाँ पे बात है यूपीएससी के करंट अफेयर्स की, तो 1.5 साल 2 साल आपने कवर करना है। कितने पीडीएफ इकट्ठे करोगे, कैसे कलेक्ट करोगे, स्टोरेज के इश्यूज़ होते हैं, वो सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं, क्योंकि ग्रुप में सारे कंटेंट सिक्योर है, डेट वाइज पड़ा हुआ है। किसी भी तारीख का पीडीएफ उठाओगे, डाउनलोड कर सकते हो, पढ़ सकते हो, डिलीट कर सकते हो, अनलिमिटेड ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल है। ग्रुप को ज्वाइन करने का जो फ़ी पेमेंट है दोस्तों, वो भी बहुत मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस, या जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप इतने अमाउंट में ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पर आपको गारंटी है कि थोड़े दिनों बाद आपका अमाउंट रिकवर हो जाएगा, आपको खुद भी फील होगा, लेकिन बेनिफिट्स फिर भी मिलते रहेंगे। सवाल यह है, ग्रुप को ज्वाइन करने का मन बनाया है तो करना कैसे है? तो व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368, इस नंबर पर मैसेज कर देना कि आई वॉन्ट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा, और पेमेंट के प्रोसेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डेमो वीडियो का लिंक भी दिया जाएगा। आप पूरे डेमो वीडियो को चेक कर सकते हैं कि हाँ भाई किस तरीके से मुझको फ़ायदे होंगे, अपने आप को सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर ये इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। बाकी दोस्तों मेक श्योर क्या कीजिए, वीडियो पे लाइक का बटन को प्रेस कर दे करो। 5000 लाइक्स का हमारा टारगेट है, जिसको प्लीज़ आप सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल भी एग्जाम के लिए रेलिवेंट है, स्पेशली फॉर द प्रीलिम्स, ठीक है, क्योंकि जीएस नंबर पेपर 2 के अंदर में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन का टॉपिक है, वहाँ से आप इसको लिंक कर पाओगे। तो यूनाइटेड नेशन परमानेंट फोरम ऑन इंडिजीनियस इश्यूज़, ये जो बॉडी है जिसको हम UNPFII के नाम से जानते हैं, यह भी न्यूज़ में बनी हुई है, इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये जो बॉडी है दोस्तों, अभी काम कर रही है कि कई सारे एरियाज़ में जो इंडिजीनियस लोग रह रहे हैं, वहाँ के जो एरियाज़ हैं, वहाँ पे जो लोकल लोग रह रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके हक के लिए यहाँ पर बात करने को लेकर यह बॉडी काम करती है। किस तरीके से काम करती है मैं आपको बताता हूँ। पहली बात, यह न्यूज़ में क्यों आई है? न्यूज़ में इसलिए भी आई है क्योंकि अभी रिसेंटली इस बॉडी का जो 23वां सेशन है दोस्तों, वो यहाँ पर किया गया, ठीक है। जो 23वां सेशन है यूनाइटेड नेशन परमानेंट फोरम ऑन इंडिजिनियस इश्यूज़ का, वो यहाँ पर रखा गया न्यूयॉर्क के अंदर में, इस वजह से चर्चाओं में है। सवाल हमारा पहला यही आएगा अपने सामने, ये जो बॉडी है इसका मेन एम क्या है, या फिर बॉडी है क्या एग्जैक्टली? तो दोस्तों ये जो पूरी बॉडी है, इसको साल 2000 में बनाया गया था, साल 2000 में क्रिएट किया गया था एज अ एडवाइजरी बॉडी, यानी ये स्टार्टिंग में केवल एडवाइस देने का काम करती थी। लेकिन एडवाइस किसको देती थी? एडवाइस यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल को देने का काम करती थी। प्लस इसका मेन टारगेट था डिस्कस करना कुछ इंडिजीनियस इश्यूज़ को, भाई कोई ऐसे प्रॉब्लम जो इकोनॉमिकल सोशल डेवलपमेंट से संबंधित हैं, सोशल कल्चर, एजुकेशन, हेल्थ, ह्यूमन राइट्स से संबंधित है, तो उस प्रकार के प्रॉब्लम्स को ये डील करने को लेकर डिस्कशंस करते थे। अब दोस्तों इस बॉडी के अंदर में मेंबर्स को अगर आप देखोगे तो 16 इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स यहाँ पर होते हैं, जो कि मेन काम करते हैं, फंक्शनिंग करते हैं यहाँ पर अपनी पर्सनल कैपेसिटी में। प्लस ये 3 साल तक सर्व करते हैं, इनको री इलेक्ट या री अपॉइंट भी किया जा सकता है एक एडिशनल टर्म के लिए, एक और टर्म के लिए, ऐसा कह सकते हो, ठीक है। अब ये जो यहाँ पे 16 इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स हैं, इनमें से जो 8 मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्टली यहाँ पे सरकार नॉमिनेट करती है, और बाकी जो 8 मेंबर्स होते हैं वो यहाँ पर इंडिजीनियस ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं ना, अलग अलग जगहों पे अलग अलग संगठन है, वो यहाँ पर 8 मेंबर्स को नॉमिनेट करती हैं। तो इस प्रकार से 16 इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स यहाँ पर इस ग्रुप में आ जाते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर रिपोर्ट तैयार करते हैं पूरे सेशन की, जिसमें रिकमेंडेशन, डिसीजंस, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी जाती हैं, और वो सारा डेटा यहाँ पर ये बाद में सबमिट कर देते हैं इकोसोक को। इकोसोक जैसे मैंने बोला, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। तो ये बेसिक डिटेल्स हैं, डेटा है बेसिक सा, प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि भाई इसका पर्पज़ क्या है, क्वेश्चंस आपसे बन सकते हैं। नाउ एक और टॉपिक, ये भी जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब यहाँ पर क्या है, बात हो रही है बम्बल बीज के बारे में। अब ये बम्बल बीज क्या है दोस्तों? बम्बल बीज जो है ना, आज के समय पर पेस्टिसाइड को लेकर कोई टेंशन नहीं लेती हैं, वो यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है। न्यूज़ बेसिकली ये है कि एक नई स्टडी आई है, उस नई स्टडी में ये बताया गया जो बम्बल बीज हैं, मधुमक्खी में कई सारी स्पीशीज़ होती हैं, एक बम्बल बी आती है, ये वाला फोटो है इसका। ये ना जो पेस्टिसाइड होता है, जो कीटनाशक होता है, कीटाणुओं को मारने के लिए अपने खेतों में छिड़कते हैं, है ना, उसका असर इस पे नहीं होता है, ये यहाँ पर स्टडी में पता चला। बस जिस वजह से यहाँ पर ये बम्बल बीज न्यूज़ में आ चुकी है।
अब बम्बल बीज को देखोगे तो ये वाली जो मधुमक्खियाँ होती हैं दोस्तों, इनका साइज़ थोड़ा सा बड़ा होता है और देखो कितना ज़्यादा हैरी है ना, बाल ही बाल आपको यहाँ पर नजर आएंगे पूरे बॉडी पर। उसके अलावा बोला जाता है कि जो ये पर्टिकुलर बी है ये बिलोंग करती है एपिडे फैमिली को। ठीक है, जो फैमिली एपिडे है इसमें यहाँ पर आप कह सकते हो कि जानी मानी हनी बीज आती हैं, जैसे बम्बल बी हो गया है ना, बम्बल बी के साथ साथ यहाँ पर आप कह सकते हो कारपेंटर बी, कुकू बी, डिगर बी, स्टिंगलेस बी, ऑर्चिड बीज। तो इस प्रकार की बीज आपको यहाँ पर नजर आती हैं इस पर्टिकुलर फैमिली के अंदर में। क्लियर। अब ये वाली जो बम्बल बीज हैं ये इनका डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि कहाँ कहाँ पर पाई जाती हैं, अगर हम लोकेशन वाइज देखें तो जो हमारी इनमें 250 जानी मानी प्रजातियाँ हैं वो आपको नदर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादातर देखने को मिलेंगी, यानी जो नॉर्थ वाला रीजन है स्पेशली वहाँ पर ज़्यादातर नज़र आती हैं। ये जो बम्बल बीज है जानी जाती है अपनी क्षमता के लिए। ये क्या करती हैं, फ्लावर से नेक्टर को कलेक्ट करती हैं, नेक्टर को कलेक्ट करने के बाद में प्लांट्स को पॉलिनेट करने के लिए भी यहाँ पर ये जानी जाती हैं। फीचर्स की बात करेंगे तो बड़े साइज़ की हैं, येलो और ब्लैक कलर आपको यहाँ पर नज़र आएगा। ठीक है, इन बीज के ऊपर में जैसा आपको यहाँ पर दिख रहा है। इनका जो कलर है उसमें भी कई बार वेरिएशन नज़र आते हैं, कई सारी जो बीज होती हैं उनमें रेड कलर भी नज़र आता है, रेड कलर का बैंड जो है उनके बॉडी पर नज़र आता है। तो इस तरीके के कई बार डिफ्रेंसिएशंस भी हो जाते हैं। और ध्यान रखिएगा बम्बल बीज के पास में 4 पंख होते हैं, अपने 4 विंग्स होते हैं, 2 छोटे विंग्स आपको देखने को मिलेंगे और 2 यहाँ पर बड़े विंग्स देखने को मिल जाते हैं जिसका वो यूज़ करती हैं। ठीक है, अब जो ये बम्बल बीज होती हैं ना ये थोड़ी सी अलग हैं। ये वाली मधुमक्खी नॉर्मल मधुमक्खी से अलग है। आप देखोगे मधुमक्खी ज़्यादातर क्या करती है, अपना छत्ता बनाती है ना, उसमें यहाँ पर शहद हमको मिलता है, पता होगा आपको। तो शहद वगैरह बनाने के लिए मधुमक्खी जानी जाती है। लेकिन जो बम्बल बीज है दोस्तों ये शहद बनाती ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फूड वगैरह ये स्टोर नहीं करती हैं विंटर के लिए, तो यहाँ पर ये शहद बनाती ही नहीं है। इस चीज़ को भी यहाँ पर आपने ध्यान में रखना होगा। ठीक है, ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपसे क्वेश्चन के फॉर्म में पूछी जा सकती हैं। आगे आते हैं। नाउ एक और आर्टिकल जिसको हम जीएस पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी के साथ में लिंक करेंगे, या आप इसको जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से भी लिंक कर सकते हो। बात हो रही है एक्सरसाइज डस्ट लेक 2024 के बारे में। तो भारत की जो आर्मी है दोस्तों वो अभी निकल चुकी है उज़्बेकिस्तान के लिए, ताकि उज़्बेकिस्तान के साथ में हम एक जॉइंट अभ्यास कर सकें। तो भारत और उज़्बेकिस्तान के बीच में एक अभ्यास हो रहा है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, जहां पर दोनों देशों की जो मिलिट्री हैं वो मिलकर साथ में इस एक्सरसाइज को करती हैं और इसको नाम दिया गया है एक्सरसाइज डस्ट लेक। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर यहाँ से क्वेश्चन बना तो आपसे यही पूछा जाएगा कि डस्ट लेक एक्सरसाइज जो है ये कौन से 2 देशों के बीच में होती है। तो इंडिया और उज़्बेकिस्तान की आर्मी के बीच में होती है, क्योंकि एक प्रकार की ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। ठीक है, और ये जो है ऑल्टरनेटली होती है, एक बार यानी मान लो 1 साल हो जाएगी इंडिया में, अगले साल उज़्बेकिस्तान में, फिर इंडिया, फिर उज़्बेकिस्तान। इस तरीके से ऑल्टरनेट बेसिस पर इस अभ्यास को कंडक्ट किया जाता है। और अब की बार का जो ये अभ्यास है ये 5वां एडिशन है। इसका जो सबसे पहला एडिशन हुआ था वो उज़्बेकिस्तान में ही हुआ था नवंबर के महीने में, और जो आखिरी एडिशन था इसका लास्ट वाला वो 2023 फरवरी में, यानी पिछले साल भारत में हुआ था पित्तौरगढ़ में। और अब की बार, क्योंकि पिछली बार भारत में हुआ था, तो अब की बार कहाँ पे होगा, उज़्बेकिस्तान में। फिर अगली बार फिर भारत में होगा, फिर उसके अगली बार फिर उज़्बेकिस्तान में। इस तरीके से ऑल्टरनेट तरीके से यह अभ्यास चलता रहता है। ठीक है, अब बात यह है कि डस्ट लेक 2024 ये जो एक्सरसाइज है ये उज़्बेकिस्तान में किस जगह पर कंडक्ट की जा रही है। तो उज़्बेकिस्तान में जगह है एक टर्मेज, वहाँ पर। इस अभ्यास का मेन मकसद क्या है? मेन मकसद है दोनों देशों की जो मिलिट्री है उसके बीच में कॉपरेशंस को मजबूत करना, दोनों देशों के डिफेंस रिलेशंस को मजबूत करना। और इसको देखते हुए दोस्तों ये दोनों कंट्रीज़ की जो आर्मी है वो क्या पे फोकस करती है, फिजिकल फिटनेस पर, जॉइंट प्लानिंग पर, एक दूसरे को अपने स्पेशल स्किल्स सिखाते हैं, स्पेशल स्किल्स दिखाते हैं। तो काफ़ी सीख मिलती है एक दूसरे की आर्मी से, समझ गए। तो इससे क्या हो रहा है, ऑब्वियसली जो डिफेंस कोलैबोरेशन है वो मजबूत होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा एक्सरसाइज डस्ट लेक के बारे में। नाउ एक और शॉर्ट न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी चागास डिजीज़ के बारे में बात हो रही है दोस्तों। एक बीमारी जो न्यूज़ में है, एक ऐसा इन्फेक्शन जिसकी वजह से अभी यहाँ पर कई सारे कंट्रीज़ के अंदर में प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। तो एक प्रकार की ये इन्फेक्शियस डिजीज़ है, एक कीड़े की वजह से होती है। तो दोस्तों ये जो पूरा बीमारी है ये ब्राज़ील के अंदर में एक जगह है चागास, वहाँ से इंस्पायर होकर रखी गई है। तो वहीं पर पहली बार ये डिस्कवर किया गया था बीमारी, जिसके बेसिस पर जो ये बीमारी इसका नाम रख दिया गया चागास। तो हुआ ये कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो रिपोर्ट है वो रिलीज़ हुई है, और इन्होंने यहाँ पर रिलीज़ करते हुए ये दिखाया है कि देखो हर साल 14 अप्रैल को हम वर्ल्ड चागास डे के तौर पर ऑब्जर्व करते हैं।
और ऑब्जर्व करते हुए हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसके बारे में जागरूकता फैलाते हैं, समझाते हैं कि भैया चागास डिजीज़ क्या है और कैसे इससे बचा जा सकता है। तो फाइनली अगर हम इन सब चीज़ों को हटाएं और ये डिस्कस करें एग्जाम में क्या आएगा, तो यहाँ पे आपको चागास डिजीज़ के बारे में कुछ बेसिक डेटा ज़रूर से पता होना चाहिए। जैसे ये एक प्रकार की इन्फेक्शियस डिजीज़ है, ठीक है। यहाँ पर एक इंसान को इन्फेक्शन होता है इस बीमारी में, और ये इन्फेक्शन होता कैसे, एक कीड़े की वजह से, एक प्रोटोजोआन पैरासाइट की वजह से जिसका नाम है ट्राइपोनसोमा क्रूजी। अगर हम लोग एक फ़ोटो देखें तो ये आपको वो कीड़ा देखने को मिलेगा जिसकी वजह से ये बीमारी फैलती है। इसके ट्रांसमिशन की बात करेंगे तो एक इंसान से ये कह सकते हो कि फैल सकता है उन्हीं कीड़ों की माध्यम से, जो बग्स होते हैं उनके माध्यम से। अगर वो इन्फेक्टेड है तो वो इस बीमारी को यहाँ पर फैला सकता है, और इन्हीं बग्स को हम किसिंग बग्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ज़्यादातर यहाँ पर ये नाइट में एक्टिव आपको नज़र आएंगे। प्लस ये जो है बीमारी, ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी ट्रांसमिट हो सकती है, यानी एक इंसान जिसको बीमारी ऑलरेडी है उसका खून अगर किसी दूसरे को चढ़ा दें तो इसकी माध्यम से भी बीमारी फैल सकती है, या उसका ऑर्गन किसी दूसरे व्यक्ति के बॉडी में ट्रांसप्लांट कर दिया जाए, है ना, या माँ से सीधा बच्चे के अंदर में यहाँ पर बीमारी पहुँच सकती है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर कह सकते हो ये प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं या बीमारी ट्रांसमिट हो सकती है। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का स्टैटिस्टिक्स, इनका जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली बताया जा रहा है 6 से 7 मिलियन जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं इस चागास डिजीज़ से इन्फेक्टेड हैं पूरे दुनिया में। समझ गए, इतने सारे लोग यहाँ पर अभी बीमार हैं इस पर्टिकुलर बीमारी से। ज़्यादातर लैटिन अमेरिका वाले रीजन में आपको नज़र आएंगे, और हर साल 10,000 के आसपास लोगों की मृत्यु भी होती है इस चागास डिजीज़ की वजह से। और इसी बीमारी में दोस्तों 2 स्टेजेस आती हैं। जैसे आपने देखा होगा कैंसर में कई सारी स्टेजेस होती हैं, इसमें भी 2 स्टेजेस होती हैं, एक एक्यूट स्टेज है और दूसरी क्रोनिक स्टेज है। अब इन दोनों स्टेजेस में क्या फ़र्क है? जो एक्यूट स्टेज वाला यहाँ पर आपको चागास डिजीज़ देखने को मिलेगा, ये क्या होता है, इन्फेक्शन के थोड़े समय बाद ही यहाँ पर अपना रूप दिखाना शुरू कर देता है। यहाँ पर सिम्टम्स कभी कभी दिखाई नहीं पड़ते या सिम्टम्स काफ़ी हल्के होते हैं, है ना। इस वजह से इस बीमारी को तुरंत पकड़ में नहीं आती है ये, क्योंकि लक्षण नहीं नज़र आते। अगर लक्षण इसमें देखने को मिलते हैं तो क्या क्या होते हैं, बुखार हो गया, शरीर में दर्द हो गया, है ना, थकान हो गई, सर में दर्द हो गया, भूख मर जाना, उल्टी होना। तो इस तरीके से यहाँ पर दोस्तों ये इसके लक्षण नज़र आते हैं। और अगर इसी एक्यूट स्टेज में प्रॉपर ट्रीटमेंट ना दिया जाए तब जाकर ये क्रॉनिक स्टेज में चली जाती है, और क्रॉनिक स्टेज में क्या होगा, एक इंसान को परेशानी ज़्यादा बढ़ जाएंगी, कार्डियक इश्यूज़ हो सकते हैं, हार्ट फेलियर तक यहाँ पर हो सकता है। ऐसी प्रॉब्लम्स यहाँ पे नज़र आ सकती हैं इस चागास डिजीज़ की वजह से, ठीक है। तो ये दोस्तों बीमारी जो है ना, इसी से ही रिलेटेड एक और बीमारी है लाइम, वो भी यहाँ पर एक कीड़े की वजह से होती है, बट दोनों के बीच में थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको नज़र आएगा जो मैंने आपको यहाँ पर बताया हुआ है। सवाल यह है, क्या कोई वैक्सीन या ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है? तो दोस्तों ट्रीटमेंट की अगर हम लोग बात करेंगे, थोड़ी बहुत दवाइयाँ हैं। जैसे यहाँ पर एक दवाई का नाम दिया गया है बेंजीनाडाज़ोल, ठीक है। तो ये वो दवाई है जिसके माध्यम से थोड़ा बहुत यहाँ पर हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। वैसे परफेक्ट तरीके से ट्रीट करने को लेकर, इसको लेकर कोई प्रॉपर वैक्सीन नहीं है या प्रॉपर दवाई नहीं है जो उसको कंट्रोल कर सके। हाँ, बट थोड़े हालात में सुधार लाने के लिए ये वाली दवा का यूज़ किया जा सकता है। समझ गए? चलिए, एक और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल आता है, स्पेशली जीएस पेपर नंबर 1 हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है। ग्रीक माइथोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट सीन्स नज़र आए हैं पोम्पाई के अंदर। एक दीवार पर पेंटिंग नज़र आई है, ठीक है। तो जिसको लेकर यहाँ पे आर्टिकल्स कवर किए जा रहे हैं। तो इतिहास से संबंधित यहाँ पर एक न्यूज़ चर्चा में है, और ये न्यूज़ पोम्पाई से संबंधित है। पोम्पाई जो कि इटली में है। अगर हम लोग इस मैप को देखें तो ये इटली का मैप आपको नज़र आएगा, यहीं पर आपको ये पोम्पाई नज़र आता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, नीचे मेडिटेरेनियन सी है, इधर जाओगे तो पूरा वेस्ट एशिया मिलेगा, इजराइल, है ना, लेबनान, ये सारी कंट्रीज़ यहाँ पे नज़र आएंगे। देन आगे जाओगे तो आपको इंडिया भी मिलेगा। नाउ अब बात कर रहे हैं पोम्पाई की। तो हाल ही में ये न्यूज़ में क्यों आया? क्योंकि दोस्तों पोम्पाई के अंदर में जो आर्कियोलॉजिस्ट्स हैं, जो खोज वगैरह करते रहते हैं, इन्होंने यहाँ पर क्या करा, एक ब्लैक वॉल को खोज निकाला है। एक ब्लैक वॉल यहाँ पर प्रेजेंट है जिसपे फ्रेस्कोज वाली पेंटिंग्स यहाँ पे बनी हुई हैं। ग्रीक माइथोलॉजी के कुछ सीन्स यहाँ पर दिखाए गए हैं, ऐसा बताया गया। अब इस वजह से पोम्पाई न्यूज़ में है। तो पोम्पाई दोस्तों एक प्रोटेक्टेड एंशिएंट रोमन सिटी है। ये रोमन सिटी कहाँ पर लोकेटेड है? इटली के अंदर में। जैसे मैंने आपको बताया, ये जो है ना पूरा का पूरा जो शहर है एक वॉल्केनो के नीचे बसा हुआ है, जिस वॉल्केनो का नाम है माउंट वेसुवियस, ठीक है। ये एक ज्वालामुखी है, खतरनाक ज्वालामुखी। इन दोनों का कनेक्शन भी है, शहर और ज्वालामुखी का, वो आगे आपको मैं बताऊंगा। तो ये जो पूरा एरिया है दोस्तों, ये अगर आप देखोगे तो ब्रॉन्ज एज के समय का पूरी तरह से सेटल हुआ एरिया आपको यहाँ पर ये नज़र आएगा। पोम्पाई जो है इसको यहाँ पर बनाया गया था
किस तरीके से यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बताया ये भी गया है। तो एक प्री हिस्टोरिक लावा फ्लो हुआ था उस पर्टिकुलर रीजन में, ठीक है, जिसके बेसिस पर यहाँ पर ये तुरंत बना। और बोला जा रहा है इस पर्टिकुलर शहर को एब्जॉर्ब किया गया रोमन एम्पायर में लगभग 18 BC के समय पर। और जब अपने पूरे पीक पर यहाँ पर ये पूरा शहर था, छोटा सा शहर था, इसकी इकॉनमी तेज़ी से ग्रो हो रही थी, एग्रीकल्चर व्यापार को लेकर, क्योंकि बिल्कुल समुद्र के किनारे था तो व्यापार को लेकर तेज़ी से ग्रो कर रहा था। ये वो शहर था जहाँ पर कॉम्प्लेक्स म्यूनिसिपल वाटर सिस्टम प्रेजेंट था, जिम्नेजियम, एम्पी हीटर, ये सारी चीज़, एम्पी थिएटर, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दोस्तों प्रेजेंट थी उस समय पर। बट होता यहाँ पर यह है कि ये पूरा का पूरा जो शहर है दोस्तों, ये दब जाता है ज्वालामुखी के राख के अंदर, क्योंकि यहाँ पे 79 CE के समय पर माउंट वेसुवेरियस जो वोल्केनो है, जैसे मैंने बोला यहीं पास में ही वो वोल्केनो है बड़ा सा, जिसके नीचे शहर बसा हुआ है, वो वोल्केनो विस्फोट होता है दोस्तों। विस्फोट होने के बाद में उसकी जो राख थी, उसका जो वोल्केनिक ऐश था, उसी में यहाँ पर ये पूरा का पूरा शहर दब जाता है, ठीक है। तो यहीं पर आप कह सकते हो कि ये एरिया, ये जो साइट है आज के समय पर, ये साइट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी कवर किया गया है। यहाँ पे अलग अलग करके हमेशा इस पूरे एरिया को प्रोटेक्शन दिया गया है। आर्कियोलॉजिस्ट खोज करते रहते हैं यहाँ पर, तो जब खोद के निकालते हैं तो अलग अलग चीज़ें मिलती रहती हैं। जैसे अभी रिसेंटली यहाँ पर वो ग्रीक माइथोलॉजी से संबंधित कुछ पेंटिंग्स मिली, जिस वजह से वो न्यूज़ में है पोम्पई। तो पोम्पई क्या है, उसका कनेक्शन क्या है, वो आपको समझ में आ गया। चलिए अब आता है एक और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल। क्या आर्टिकल है, ज़रा पहले हम इसको जान लेते हैं। तो केंद्र सरकार ने अभी ऑर्डर दिया है कि जो बहुत सारे विदेशी लोग हैं दोस्तों, वो भारत से ऑर्गन्स रिसीव कर रहे हैं। तो इस मामले में तहकीकात करने के लिए केंद्र सरकार ने बोला। क्या मैटर है, आपको पता होगा आजकल ना ऑर्गन डोनेशन बहुत पॉपुलर है, लोग यहाँ पे अंग दान करते हैं। तो एक डेड बॉडी से भी उसके बॉडी पार्ट्स को दान किया जा सकता है, डोनेट किया जा सकता है, या एक लिविंग पर्सन भी आप देख पाओगे किडनी वगैरह इंसान दे देता है दूसरे इंसान को जिसको ज़रूरत है। बट हो क्या रहा है कि सिचुएशन थोड़ी ख़राब है। जो फॉरेनर्स है, जो बहुत सारे विदेशी लोग हैं, वो भारत से ऑर्गन्स रिसीव कर रहे हैं, जबकि इंडिया में खुद ऑर्गन्स का शॉर्टेज है। इंडिया में जो ऑर्गन्स की डिमांड वाले लोग हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है दोस्तों, और ऑर्गन्स डोनेट करने वालों की संख्या कम। तो अपने देश को कवर करने के बजाय फॉरेनर्स को यहाँ पर ये सारी चीज़ें रिसीव हो पा रही हैं। प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ जाती है ना, इन चीज़ों के अंदर में काफ़ी सारे जो नियम है उनका उल्लंघन होने लगता है। वही काम यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिस वजह से केंद्र सरकार ने इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन, मतलब मैं उद्घाटन बोलने जा रहा था, इसमें तहकीकात करने के लिए बोला। अब अगर आप देखोगे इंडिया में जो ये पूरा का पूरा ऑर्गन डोनेशन होता है ना, इसको पूरा मैनेज करने के लिए एक प्रॉपर बॉडी हमारे पास में, जिसका नाम है नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो संगठन है, इनके डेटा ने रिवील किया कि रिसेंटली इंडिया से बहुत सारे फॉरेन नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स यहाँ पर होते हुए नजर आए हैं, और ये सारे काम प्राइवेट हॉस्पिटल ने किए हैं। और इसमें होता क्या है, कई बार ना, मतलब जब ऐसा कुछ है कि भाई इंडिया में डिमांड पूरी हो नहीं रही है, बाहर बेच रहे हैं, बेच मतलब पैसों का यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है दोस्तों। और ऑर्गन डोनेशन में कभी भी यहाँ पर ये कमर्शियल डीलिंग नहीं होनी चाहिए, ये इंडिया में अलाउ ही नहीं है, ये सरासर गलत है, अवैध है। क्योंकि दोस्तों ये बेसिकली आप डोनेट करना चाह रहे हो, ठीक है, और अगर आप पैसों से संबंधित व्यापार करोगे इन अंगों का, तो एक बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। लोग फिर एक दूसरे को मारना वारना शुरू कर देंगे केवल और केवल ऑर्गन्स को बेचने के लिए। तो ऑलरेडी यहाँ पर ये अलाउ नहीं है इंडिया में, समझ गए। क्योंकि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन जो होता है वो एक सर्जिकल रिमूवल होता है। एक इंसान जो मान लो अगर जो डेड भी हो चुका है, जिसकी मृत्यु हो चुकी है, तो पहले उसके परिवार से पूछा जाता है, उसके परिवार का कंसेंट ज़रूरी होता है, तभी जाके उसके अंग निकालकर किसी दूसरे बॉडी में दिए जा सकते हैं। तो ये डोनेशन में यहाँ पर दोस्तों जो कमर्शियल डीलिंग्स है ना, इसको यहाँ पर रोक रखा है, ये कमर्शियल डीलिंग्स को अप्रूवल नहीं दे रखा है। बट ये कहीं ना कहीं हमको नज़र आई, ऐसा लग रहा है, जिसको लेकर ये इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दिया गया, जिस वजह से ये पूरा मामला न्यूज़ में बना हुआ है। समझ गए पूरा मुद्दा क्या है। अब यहीं पर ध्यान रखिएगा, हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट लॉ हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने के लिए, और उसमें लॉ में सबसे पहला एक्ट आता है इंडिया ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एक्ट 1994। 1994 का दोस्तों यहाँ पर ये पूरा लॉ देखने को मिलेगा, जो आज के समय पर इंडिया में ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स को कंट्रोल करने का काम करता है। ऑर्गन डोनेशन में एलिजिबिलिटी क्या होती है, तो ज़्यादातर जो लोग ऑर्गन डोनेट करना चाहते हैं, सिंपल सी बात है, उनकी जो फिजिकल कंडीशन है वो ठीक होनी चाहिए, है ना। ये डिटरमाइन करता है उनके फिजिकल कंडीशन पर, एज पर डिपेंड नहीं करता है।
और ऑर्गन डोनेशन के मामले में एक इंसान जो जीवित है स्पेशली कम से कम 18 साल का होना चाहिए, और एक डेड बॉडी का भी ऑर्गन डोनेट किया जा सकता है। लेकिन जब डेड बॉडी से ऑर्गन डोनेट किया जाएगा तो उसके परिवार का जो अप्रूवल है, कंसेंट है, वो लेना ज़रूरी है। समझ गए? क्लियर हो गया ये बात? अब दोस्तों इंडिया में अगर आप देखोगे तो ऑर्गन डोनेशन को लेकर सिचुएशन थोड़ी सी ख़राब है, क्योंकि भारत में जैसे आप किडनी को देखोगे तो किडनी को लेकर हज़ारों लोग खड़े हुए हैं लाइन में कि हमें किसी की किडनी मिल जाए, बट देने वाले बहुत कम लोग हैं। तो यहाँ पर डिमांड सप्लाई का एक बहुत बड़ा गैप आपको नज़र आएगा, जिसकी वजह से इलीगल ट्रेड शुरू हो जाता है, ब्लैक मार्केटिंग। ये चीज़ें बहुत खतरनाक होती हैं, वो भी पर्टिकुलर ऐसे मामले में। इंडिया में एक और समस्या है दोस्तों, ऑर्गन डोनेशन को लेकर ज़्यादा अवेयरनेस, ज़्यादा यहाँ पर जागरूकता हमको नहीं देखने को मिलती है। समझ गए? तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमको नज़र आती है। बाकी जैसे मैंने बोला कि जो भी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है भारत में, उससे संबंधित हमारे पास में एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन है, नोटो, है ना। नोटो क्या है? एक नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि कौन से मंत्रालय के अंडर में सेटअप किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में ये काम करता है। पूछा जा सकता है आपसे। फंक्शंस के बारे में बात करेंगे तो इंडिया में जो भी यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ऑर्गन्स का प्रोक्योरमेंट हो रहा है, उन सब चीज़ों को, जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, इन सब संबंधित एक्टिविटीज़ को यहाँ पर कंडक्ट करने का काम इसी का है। कई बार ऑर्गन्स या टिश्यू डोनेशन को देखते हुए रजिस्ट्री करवानी पड़ती है। तो जो रजिस्ट्री होती है दोस्तों, वो सब नोटो की वेबसाइट पर होती है। तो नोटो की वेबसाइट को जाकर एक बार चेक कर सकते हो। तो नोटो क्या है ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए एक और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल, ये आर्टिकल हमारा जीएस पेपर नंबर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाला है, या स्पेस वाले सेक्शन से आप इसको लिंक कर पाओगे। बहुत सारे अलग अलग रिपोर्ट्स नजर आएंगी, लेकिन फर्स्ट पोस्ट की रिपोर्ट मुझे बेस्ट लगी। फर्स्ट पोस्ट ने बहुत डिटेल से यहाँ पर समझाया है, जिस वजह से यहाँ के कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज़ मैंने लिए हैं। वैसे आर्टिकल्स आपको बहुत देखने को मिलेंगे, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडिया टुडे, सभी जगह पर कवर किया गया है, बट यहाँ पे कुछ बेस्ट तरीके से अलग से डिटेल्स मिली हुई हैं। तो जो चाइना के साइंटिस्ट है दोस्तों, उन्होंने दुनिया का पहला ऑर्बिटर डेवलप कर लिया है। एक ऐसा ऑर्बिटर जिसके माध्यम से जो हमारे मोबाइल फ़ोन है उसको टावर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे मोबाइल फ़ोन डायरेक्टली सैटेलाइट का इस्तेमाल करके कॉलिंग कर पाएंगे। हमारे मोबाइल फ़ोन डायरेक्टली सैटेलाइट से कनेक्ट हो पाएंगे, अंतरिक्ष में रही सैटेलाइट से कनेक्ट हो पाएंगे। समझ गए? तो दुनिया का पहला ऑर्बिटर में चाइना नंबर 1 आ चुका है। चाइना के साइंटिस्ट ने दुनिया का पहला सैटेलाइट सीरीज बना डाला है, नाम दिया है तियांगतोंग 1। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तियांगतोंग 1 यहाँ पर नाम है चाइना के पहले इस पर्टिकुलर सैटेलाइट सीरीज का। अभी होता क्या है आपको पता है, जगह जगह पर आपके घर के पास में टावर्स लगे होते हैं। उस टावर से ही तो आपको कनेक्शन मिल रहा होता है आपके मोबाइल फ़ोन से। जब आप कॉल वगैरह कहीं पर मिलाते हो तो उस टावर के ज़रिए फिर दूसरे टावर से कनेक्शन मिलते हुए आप कहीं पर भी कॉल कर पाते हो, है ना। बट यहाँ पर चाइना ने टावर वाला सिस्टम ख़त्म कर दिया। इन्होंने बोला हम पूरी सीरीज़ लॉन्च कर देंगे तियांगतोंग 1 की। इसमें क्या होगा, सैटेलाइट को हम अंतरिक्ष में 36,000 किलोमीटर की दूरी पर ले जाकर लॉन्च करेंगे, यानी पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की दूरी पर। और 36,000 किलोमीटर की दूरी पर कौन सा ऑर्बिट आता है? जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। वो एक ऐसी जगह होगी जहां से सैटेलाइट जो है पूरे एशिया पैसिफिक रीजन को, मिडिल ईस्ट से एशिया तक पूरा तरह से यहाँ पे कवर कर रहा होगा। समझ रहे हो? तो यहाँ सभी जगह पर ये पूरी की पूरी सर्विस मिलेगी मोबाइल फ़ोन को लेकर। तो ये यहाँ पर बताया गया। और सितंबर 2023 की बात अगर मैं आपको बताऊं तो जो हुआवी टेक्नोलॉजीज़ हैं, हुआवी जो कंपनी है, उन्होंने दुनिया का पहला स्मार्टफोन ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है जो सैटेलाइट कॉल्स को सपोर्ट करता है। तो मोबाइल फ़ोन हमारे पास में ऑलरेडी अवेलेबल है। अब हमें करना क्या था, ऐसी सैटेलाइट बना के लॉन्च करनी थी। अब क्या है, तियांगतोंग सैटेलाइट्स आ चुकी हैं, लॉन्च हो रही हैं, डायरेक्टली मोबाइल फ़ोन उनसे कनेक्ट हो जाएगा। आप मोबाइल फ़ोन से मतलब कॉल्स वगैरह कर सकते हो दूर दूर तक। समझ गए? इसका इंपॉर्टेंस क्या होगा? पहला फ़ायदा होगा सीमलेस एक्सेस मिलेगा, हर एक जगह को हम कवर कर पाएंगे। ऐसा नहीं है जगह जगह टावर लगाना है, टावर लगाने के लिए आपको बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर मटेरियल भी खर्च करना पड़ता है। ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर भी लगेगा, लेकिन जब टावर वगैरह लगाना होता है तो गांव-गांव क्षेत्र में जाना पड़ता है, अलग अलग जगह पर। यहाँ पे क्या हुआ, सैटेलाइट के माध्यम से जो इतने भी रिमोट एरियाज़ है जहाँ पर प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं है, रूरल एरियाज़ है, गांव के क्षेत्र हैं, सब जगह पर सर्विस आराम से मिल पाएगी। लेकिन उनके पास में शर्त यह है, मोबाइल फ़ोन वो होना चाहिए जो सैटेलाइट के कनेक्शन को सपोर्ट करे। समझ गए? तो दोस्तों ये यहाँ पर इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। उससे बड़ा फ़ायदा पता है क्या है? कई बार आप देखते होंगे भाई कोई नेचुरल डिज़ास्टर आया है, बाढ़ आ गई है ना, या फिर कुछ और इशू आपको नज़र आया जिसकी वजह से कनेक्शंस वगैरह टूट जाते हैं। बट ऐसा यहाँ पर आपको नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि आपका मोबाइल फ़ोन सैटेलाइट से कनेक्ट होगा, सारी सर्विसेज आपके पास में अवेलेबल होगी।
समझ गए। तो नेचुरल डिजास्टर के समय पर ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। दूसरा, ये सिक्योर है, रिलायबल कम्युनिकेशन आप इस पर कर सकते हो, है ना। उसके अलावा यहाँ पे बोला जा रहा है कि कुछ समस्याएं भी आपको यहाँ पे नजर आएंगी इस सैटेलाइट से संबंधित, कुछ चिंताएं भी नजर आएंगी। अब वो चिंताएं क्या हैं? सबसे पहली चिंता अगर आप देखोगे, स्पेस डेब्रिस। इससे क्या होगा? सैटेलाइट बहुत सारी लॉन्च करनी पड़ेगी अंतरिक्ष में। जितनी ज़्यादा सैटेलाइट्स होंगी समय के साथ में उतना कूड़ा बढ़ता चले जाएगा अंतरिक्ष के अंदर में, और फिर यही कूड़ा कहीं ना कहीं सारी सैटेलाइट्स को तबाह कर देगा, ऐसा भी यहाँ पर बोला जा रहा है। तो पहले ही सबसे खतरनाक इशू यह है। दूसरा, सैटेलाइट्स को दोस्तों जैम किया जा सकता है, स्पूफिंग हो सकती है, तो साइबर थ्रेट का भी इशू यहाँ पर आपको नजर आ सकता है। ठीक है, तो ये कुछ चिंताएं व्यक्त की हैं इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को लेकर। अब इस प्रकार की जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है जो भारत में अगर है तो वो कहाँ पर है, क्या है चीज़ें इंडिया में, ज़रा इसको लेकर थोड़ा अपडेट चले लेते हैं। तो दोस्तों जो हमारे पास में टेलीकम्युनिकेशन एक्ट है 2023 का, इस पर्टिकुलर कानून के तहत अगर हम बात करेंगे तो जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन कंपनीज हैं दोस्तों, उनको अभी स्पेक्ट्रम वगैरह मिल चुका है बिना किसी ऑक्शनिंग के, ताकि वो पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन कर सकें। प्लस जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है जो भारत के पूरे दूरसंचार विभाग को संभालने का काम करता है, उन्होंने ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशंस को भी इशू करे हैं अपना सैटेलाइट के माध्यम से। ठीक है, उसके अलावा उससे पहले जो भारतीय ग्रुप है, रिलायंस ग्रुप है, इन्होंने मिलकर GMPCS लाइसेंस को यहाँ पर इशू किया है। ये आप देख पाओगे, GMPCS का मतलब है ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन बाय सैटेलाइट। तो इस तरीके की चीज़ों की यहाँ पर शुरुआत हो रही है, बट चाइना इसमें नंबर 1 आ चुका है जिन्होंने इस तरीके की सैटेलाइट्स को लॉन्च किया। समझ गए। आई होप आप लोगों को बढ़िया तरीके से पूरा का पूरा जो मामला है वो क्लियर हो चुका है। चलिए, एक और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल, अगेन GS पेपर नंबर 2, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। 25 साल के वेट के बाद दिल्ली की जो लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज है, उस कॉलेज ने दोस्तों रेडिएशन थेरेपी फैसिलिटीज़ को शुरू कर दिया है। तो ये रेडिएशन थेरेपी फैसिलिटी क्या है जो कि अभी रिसेंटली इस मेडिकल कॉलेज में शुरू की है, ज़रा इसके बारे में जानते हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये पहली रेडिएशन थेरेपी ट्रीटमेंट होने वाला है जो कि यहाँ पर कैंसर के पेशेंट को प्रोवाइड करवाया जाएगा, और कैंसर के पेशेंट को प्रोवाइड करवा दिया गया था ऑलरेडी 9 अप्रैल को। तो जो थेरेपी है इसमें क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, ज़रा डिटेल से जानते हैं। विस्तार से जानना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो न्यूज़ क्या है? रेडिएशन थेरेपी या रेडियोथेरेपी का नाम भी है, एक प्रकार का कैंसर का ट्रीटमेंट है जिसमें कैंसर वाले जो सेल्स होते हैं दोस्तों उनको ख़त्म कर दिया जाता है इस रेडिएशन का यूज़ करके। इस रेडिएशन से स्पेशली हम एक्सरे, गामा रेज या हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स या हैवी पार्टिकल्स का यूज़ करके उन खराब सेल्स को डैमेज करते हैं। अब सवाल यह है कैंसर होता क्या है? देखो, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, हमारी बॉडी जो है मिलियंस ऑफ मिलियन सेल्स से बनी हुई है, और कई बार क्या होता है दोस्तों, सेल्स के अंदर में जो ग्रोथ होती है वो एबनॉर्मल ग्रोथ होती है, मानी फालतू में यहाँ पर सेल्स की ग्रोथ बढ़ जाती है जिसकी वजह से जगह जगह पर बॉडी पे गांठ पड़ जाती है, ट्यूमर हो जाता है, फिर आगे वो कैंसर में बदल जाता है। तो जो एक्स्ट्रा सेल्स हैं जो एबनॉर्मल तरीके से ग्रो हुए हैं उनको काट के ख़त्म करना होगा, और उसको ख़त्म करना इतना आसान नहीं है। तो ये रेडिएशन थेरेपी ऐसी है जिसमें एक्सरेज, गामा रेज, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स का यूज़ करके हम उस फालतू एबनॉर्मल सेल्स को किल कर सकते हैं, मार सकते हैं। कौन सी थेरेपी है ये? रेडियोथेरेपी। समझ गए। और इस रेडिएशन थेरेपी में भी इसके प्रकार हैं। एक है एक्सटर्नल यानी बाहर से, जिसको बोला गया है टेलीथेरेपी। इसमें लीनियर एक्सीलरेटर और रेडिएशन यूज़ किए जाते हैं दूर से, मतलब दूर से यहाँ पर क्या होगा, रेडिएशन यूज़ करके बॉडी के ऊपर वाले जो स्पेशली यहाँ पर जो सेल्स हैं वो ख़त्म कर दिए जाएंगे। फिर एक होता है एक इंटरनल थेरेपी जिसको नाम दिया गया है ब्रैक्यूथेरेपी। यहाँ पर जो रेडिएशन का जो सोर्स होता है वो बॉडी के अंदर डाला जाता है दोस्तों, ताकि वो अंदर से उस सेल्स को ख़त्म कर सके जो एबनॉर्मल तरीके से बढ़ रहे हैं। सवाल यहाँ पर यह है, ये जो पर्टिकुलर थेरेपी है इसका इंपॉर्टेंस क्या है? तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस यहाँ पर यह नज़र आएगा, काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है ना। स्पेशली यहाँ पर अगर आपको ब्रेन का ट्रीटमेंट चाहिए, ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट चाहिए, नेक कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर है, तो उसको आराम से यहाँ पर ये ट्रीट कर सकता है, और इससे ज़्यादा डैमेज भी नहीं होगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, इन खराब वाले सेल्स को मारते मारते जो हेल्दी सेल्स होते हैं, नॉर्मल सेल्स होते हैं, वो भी ख़त्म हो जाते हैं। समझ गए। तो वैसा को आपको नज़र नहीं आएगा, तो यानी काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। बाकी इसमें कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी आपको नज़र आएंगे, तो क्योंकि दोनों ही चीज़ें नज़र आती हैं हर एक चीज़ की। तो रेडियोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं कि भाई बॉडी में थकान होने लगेगी, नौसिया होने लगेगा, बालों का लॉस होने लगेगा, भूख मारने लगेगी।
कई बार जो ये प्रोटोन थेरेपी होती है ना, ये अपना जो एडवांस वाली कंडीशन वाली जो होती है, तो एडवांस वाली कंडीशन में कई बार ये क्या करती है, मतलब कि खतरनाक हो जाती है एक इंसान के लिए, आप ऐसा कह सकते हो। समझ गए? तो ध्यान रखिएगा, ये ट्रेडिशनल रेडिएशन थेरेपी है और एक प्रोटोन थेरेपी है, दोनों में काफ़ी सारे डिफरेंस हैं। समझ गए? आई होप आपको इसके बारे में सारी की सारी जो क्लैरिटी है वो मिल चुकी है। तो थेरेपी में जो ट्रीटमेंट है उसमें जो प्रोटोन थेरेपी है काफ़ी एडवांस लेवल की आपको यहाँ पे नजर आएगी, लेकिन ये एक्सपेंसिव भी है, महंगी ज़्यादा है। रेडिएशन थेरेपी कम महंगी होती है, ठीक है, लेस एक्सपेंसिव है, लेकिन प्रोटोन थेरेपी एक्सपेंसिव ज़्यादा है, आप ऐसा कह सकते हो। रेडिएशन थेरेपी में आप ऐसा है कि मतलब जो सेंसिटिव ऑर्गन्स हैं, आँख वगैरह, स्पाइन वगैरह, इस पर ज़्यादा आप यूज़ नहीं कर सकते, बट प्रोटोन थेरेपी में कोई इतना ज़्यादा रिस्क होता नहीं है। ठीक है, चलिए आते हैं एक और आर्टिकल की तरफ, ये भी एग्जाम के लिए रेलिवेंट है। बात हो रही है इंडिया पोस्ट, ठीक है, भारत का जो डाक है, डाक, ठीक है, यहाँ जहाँ से आप कह सकते हो हम लोग लेटर वगैरह पोस्ट करते हैं, तो पोस्ट ऑफिस की बात हो रही है। तो इंडिया का जो पोस्ट है, इन्होंने तीसरा अपना पोस्ट ऑफिस खोल दिया है एंटार्क्टिका में, जिस वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ में है। तो भारत का तीसरा डाकघर खुल चुका है एंटार्क्टिका में, ठीक है, और ये कहाँ पर खोला गया है? एंटार्क्टिका में भारत का एक स्टेशन है जिसका नाम है भारती स्टेशन, वहीं पर आप देख पाओगे इस तरीके से डाकघर खोला गया। समझ गए? इस डाकघर का जो उद्घाटन है दोस्तों, वो हमारा जो अभी नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च का 24वां फाउंडेशन डे था, उसके साथ में ही हम लोगों ने मिलाकर उसके उद्घाटन के समय पर ही देखते हुए हम लोगों ने क्या कर दिया, इस डाकघर को इनागोरेट किया, इसका उद्घाटन किया। इससे पहले, क्योंकि जैसे मैंने बोला ये तीसरा ऑफिस होने वाला है, डाकघर तीसरा होने वाला है, तो इससे पहले भी दोस्तों ये जो पोस्ट ऑफिस है, एक दक्षिण गंगोत्री स्टेशन में है, 1984 में सेटअप किया गया था, दूसरा मैत्री स्टेशन 1990 में सेटअप किया गया था, और तीसरा यहाँ पर अब भारती स्टेशन पर सेटअप किया गया है। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, जो ये इंडिया पोस्ट है, ये जो पूरा डिपार्टमेंट है इंडिया पोस्ट, ये किसके अंडर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में, अंडर कम्युनिकेशन के अंडर में आता है। बाकी बोला जा रहा है ऐसे जो डाकघर हैं, हमारे पास में 1,55,000 से ज़्यादा डाकघर यानी पोस्ट ऑफिस आपको नजर आएंगे, जो कि अलग अलग नेटवर्क में फैले हुए हैं, स्पेशली दुनिया भर के अंदर में। तो अभी एक ऑफिस खोला गया एंटार्क्टिका में, प्लीज़ इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। नाउ एक और टॉपिक, इसका न्यूज़ आर्टिकल मैं नहीं ला पाया, जिस वजह से मुझे डायरेक्टली फोटो लगाना पड़ा। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं दोस्तों अश्वगंधा के बारे में। अश्वगंधा हाल ही में न्यूज़ में आया, क्यों? इंडिया में और प्लस दुनिया भर की कंट्रीज़ में जो अश्वगंधा है, इसकी पॉपुलैरिटी धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है, और आई होप आप सभी लोगों ने भी अश्वगंधा के बारे में सुना होगा, ज़रूर से सुना होगा। पिछले कुछ समय पे तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर ये न्यूज़ में है, कोरोना में मैंने यहाँ पर सुना था, उससे पहले थोड़ा बहुत यहाँ पे पढ़ा भी था अश्वगंधा के बारे में। तो अश्वगंधा क्या है? यहाँ पर एक एवरग्रीन श्रब, ये कहाँ पे पाया जाता है? भारत, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के अंदर में ये देखने को मिलता है। एक प्रकार का मेडिसिनल प्लांट है, बहुत सारे रोगों को सही करने की ताकत रखता है। स्पेशली यहाँ पर जो आयुर्वेदिक मेडिसिन होती है दोस्तों, उसमें हम अश्वगंधा का यूज़ करते हैं। अश्वगंधा में बहुत सारे बायो एक्टिव कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं, है ना, तो आपको एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट्स देते हैं, आपके ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है, और ब्रेन के साथ साथ आपके स्ट्रेस को कम करने में हेल्प करता है, एंजाइटी को कम करने में हेल्प करता है, आपकी स्लीप को अच्छी तरह बना देता है, बढ़िया नींद मिलेगी, ऑब्वियस सी बात है, तो उसके बाद आपका दिन भी बढ़िया रहेगा। मेल इनफर्टिलिटी को ठीक करने में मदद करता है, एथलेटिक परफॉर्मेंस में हेल्प करता है। कई बार देखा होगा जो जिम जाने वाले लोग हैं वो भी यहाँ पर अश्वगंधा को यूज़ करते हैं, ताकि उनको यहाँ पर एक बेटर परफॉर्मेंस मिल सके बॉडी में, क्योंकि ये एनर्जी को भी बूस्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो आपके स्ट्रेस को ख़त्म करेगा, आपको एक नई ऊर्जा देगा, आपके माइंड को यहाँ पर थोड़ा काम करेगा, बढ़िया नींद प्रोवाइड करवाएगा, स्टैमिना और स्ट्रेंथ यहाँ पर इंप्रूव करेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका इंप्रूव होगा, बॉडी में जो इन्फ्लेशन है वो यहाँ पर कम करता हुआ नजर आएगा। ये सारे के सारे बेनिफिट्स अश्वगंधा के। लेकिन सवाल यह है कि कई बार लोग होते हैं ट्राई करते हैं, नहीं दिख रहा, ये आयुर्वेदिक है, यानी समय लगेगा, थोड़ा पेशेंस रखना ज़रूरी रहेगा यहाँ पर। ऐसा नहीं है आज से शुरू किया कल से असर दिखना शुरू हो जाएगा, नहीं दोस्तों, लंबे समय तक आपको यहाँ पर इसको कंज्यूम करना होगा, उसके बाद यहाँ पर कुछ जो असर है वो दिखाई देना शुरू होगा। समझ गए? चलिए आते हैं एक और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल पर। इस आर्टिकल को आप जीएस पेपर नंबर 1 ज्योग्राफी से लिंक कर पाओगे। एक ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वॉल्केनिक वॉर्टेक्स रिंग्स। हाल ही में ये रिंग, ये छल्ले न्यूज़ में देखने को मिले, तो ये न्यूज़ में जो छल्ले प्रेजेंट थे क्या हैं और कैसे बनते हैं, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं डिटेल से। यहाँ पर दोस्तों हमको नज़र आया जो एक वॉल्केनो है, सिलिकॉन वॉल्केनो, ठीक है, माउंट एटना में स्पेशली, यानी इटली की बात कर रहे हैं। वहीं पर इस वॉल्केनो के ऊपर, ये जो ज्वालामुखी है, इसके ऊपर इस तरीके से धुएं, जो स्मोक होता है, स्मोक के ऐसे छल्ले नज़र आए, और इन्हीं छल्लों को यहाँ पर नाम दिया गया है
क्या? वॉल्केनिक वॉर्टेक्स रिंग, ध्यान रखिएगा। तो वॉल्केनिक वॉर्टेक्स रिंग होते क्या हैं? यहीं पर इटली है, ये रहा माउंट एटना, यही वो ज्वालामुखी है जिसके ऊपर इस तरीके से छल्ले नजर आए इधर की साइड में। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो वीवीआर है, वॉल्केनिक वॉर्टेक्स रिंग, इसको हम वॉल्केनिक स्मोक रिंग्स के नाम से भी जानते हैं। ये तब जनरेट होती हैं, यानी तब बनती हैं जब जो गैस होती है, स्पेशली जो वाटर वेपर होता है, वो तेजी से सर्कुलर फॉर्म में, ऐसे गोल गोल फॉर्म में यहाँ पर रिलीज होता है हमारे वॉल्केनिक क्रेटर में। समझ गए? तो ये छल्ले कैसे बनते हैं? जो वाटर वेपर है हमारा, स्पेशली जो वो भाप है, उससे दोस्तों यहाँ पर छल्ले बनते हुए नजर आते हैं। क्लियर हो गया? तो माउंट एटना की जब बात करते हैं तो दुनिया का मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो है। और ये वॉल्केनो कहाँ पर है? इटली के अंदर, कह सकते हो सिसिली के पास में ही आपको ये नज़र आएगा। और बोला ये भी जाता है कि जो ये वॉल्केनो है, ये एक लार्जेस्ट वॉल्केनो है, सबसे बड़ा वॉल्केनो है पूरे यूरोप का। ये एक एक्टिव टेक्टोनिक जोन में प्रेजेंट है, स्पेशली मेडिटेरेनियन सी में। यानी अगर हम बात करेंगे तो ये रहा यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी। मेडिटेरेनियन सी में एक ऐसी जगह पर है जहाँ पर ये इटली आपको नज़र आएगा, यहीं पर ये वॉल्केनो है। ये एक ऐसी जगह है दोस्तों जहाँ पर बहुत सारी टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में आकर मिलती हैं। उन टेक्टोनिक प्लेट्स में आपको नज़र आएगा ये एनाटोलिया प्लेट है, अरेबियन प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट है। और ये प्लेट जो है, टेक्टोनिक प्लेट जो ज़मीन के नीचे प्लेट्स हैं, वो आपस में मूव करती रहती है, पता है आपको, है ना? आपस में टकरा भी जाती हैं जिससे हमें अर्थक्वेक देखने को मिलता है ना? और आपस में पीछे भी खींचती हैं, एक दूसरे के नीचे फंस भी जाती है ना? एक दूसरे के ऊपर से भी निकल जाती हैं। तो जिसकी वजह से यहाँ पर वॉल्केनोज होते हैं वो बनते हुए हमको नज़र आते हैं। ठीक है? तो याद रखिएगा, क्वेश्चन अगर आपसे बन जाए कि जो ये वॉल्केनो वॉर्टेक्स रिंग्स हैं ये क्या हैं, तो ये एक वॉल्केनो स्मोक रिंग है। स्पेशली यहाँ पे जो हमारा ज्वालामुखी होता है ना, उनमें से क्या होता है, जब वो ज्वालामुखी बहुत सारी गैस को जनरेट करता है, गैस निकलती है उसमें से, और जब वाटर वेपर निकलेगा तो वाटर वेपर यहाँ पर इस तरीके से गोल वाले एरिया से निकल रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर ऊपर से तो हमारा गोल ही है ना ये वॉल्केनो। तो इस तरीके से वाटर वेपर जब ऊपर की साइड में रिलीज हो रहा है तेजी से, बहुत तेज तेज जब रिलीज होने लगता है, तो तेज से जब रिलीज होता है तो छल्ले बनते हुए यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। इसके पीछे का यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट नजर आएगा। चलिए एक और आर्टिकल, इसको आप जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी के साथ में लिंक कर पाओगे। एक छोटी सी डेफिनेशन हम डिस्कस करेंगे श्रिंकफ्लेशन के बारे में। आपने दोस्तों इन्फ्लेशन सुना होगा, डिफ्लेशन सुना होगा। इन्फ्लेशन क्या है? महंगाई। डिफ्लेशन क्या हो गया? सस्ताई। सस्ताई मतलब नहीं, माइनस में चला जाता है वो, है ना? तो जैसे इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन है, वैसे ही आपका एक और फ्लेशन आता है, वो है श्रिंकफ्लेशन। तो ये जो फाइनेंशियल एक्सप्रेस का आर्टिकल है वो क्या दर्शाता है, क्या समझाता है, क्या न्यूज़ है हमारे सामने, क्या खबर आई है इस श्रिंकफ्लेशन को लेकर? तो बोला ये जा रहा है कि जब हम कोई सामान बना रहे होते हैं, कोई प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं, तो प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ रही है। जब प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ रही है तो प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ते हुए क्या होती है, कंपनी को श्रिंकफ्लेशन अपनाना पड़ जाता है। तो कंपनियां ये श्रिंकफ्लेशन लेकर चलती हैं अपने साथ में। अब ये श्रिंकफ्लेशन होता क्या है दोस्तों? पहले ये डेफिनेशन पढ़ो, मजा आएगा, आप आराम से समझ जाओगे एक झटके में। तो श्रिंकफ्लेशन एक प्रैक्टिस है ऑफ रिड्यूसिंग द साइज ऑफ अ प्रोडक्ट व्हाइल मेंटेनिंग इट्स करंट रिटेल प्राइस। सबसे बड़ा एग्जाम्पल, भाई पार्ले जी का एग्जाम्पल लेते हैं। आज आप 5 रुपए का पार्ले जी का जो पैकेट लेकर आते हो, वो साइज में कितना छोटा है? थोड़ा सा ही है। एक जमाने में यहाँ पर वही पार्ले जी का पैकेट बड़ा सा होता था, वही आज 10 रुपए का हो गया है। तो कहने का मतलब है पार्ले जी का जो पैकेट है वो 5 रुपए का था पहले भी और आज भी है, लेकिन समय के साथ में जो इनपुट कॉस्ट बढ़ा, जो प्रोडक्शन के अंदर में पैसा लग रहा था, वो जैसे जैसे बढ़ता चला गया, उन्होंने क्या करा, अपने आप को मार्केट में बनाए रखने के लिए प्रोडक्ट का साइज छोटा करते चले गए। समझ गए? तो यही तो है श्रिंकफ्लेशन। श्रिंकफ्लेशन मतलब प्रोडक्ट को श्रिंक कर देना, उसका साइज कम कर देना। तो ये वो एक प्रैक्टिस है जहां पर प्रोडक्ट का साइज कम कर दिया जाता है, लेकिन उसका प्राइस जो था वही मेंटेन रहता है। जो पहले प्राइस था वही मेंटेन रहता है, ताकि उस कंपनी का औसत निकलता रहे। भाई चिप्स का पैकेट था, पहले बड़ा साइज आता था 10 रुपए का, आज वही 10 रुपए का साइज कम हो चुका है, उसमें चिप्स कम हो चुके हैं। वैसे यहाँ पर बिस्किट के साथ में हुआ है। इसको हम लोग एक प्रकार से हिडन इन्फ्लेशन का भी एक प्रकार बोलते हैं। तो क्वेश्चन बन सकता है आपसे दोस्तों कि श्रिंकफ्लेशन क्या क्या हो सकता है, नीचे फॉर्म ऑफ हिडन इन्फ्लेशन या वगैरह वगैरह करके ऑप्शन दे दिए जाएंगे। समझ गए? तो कंपनीज यहाँ पर इस प्रोसेस को अडॉप्ट करती हैं ताकि यहाँ पर मेंटेन कर सकें मार्केट के अंदर में। अब इसके पीछे का कारण क्या है, क्यों हमें श्रिंकफ्लेशन अपनाना पड़ता है? ताकि जो हायर प्रोडक्शन कॉस्ट है दोस्तों, वो एक पर्टिकुलर कॉज है। जब प्रोडक्शन के अंदर में पैसा लगता रहेगा, प्रोडक्शन का दाम बढ़ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, पैसा ज़्यादा लग रहा है चीज़ों को मैन्युफैक्चर करने में, तो उसके बेसिस पर यहाँ पे अगर सर्वाइव करना है तो प्रोडक्ट को छोटा करना पड़ेगा।
मार्केट कंपटीशन ज़्यादा है, ये भी एक रीज़न यहाँ पर बताया जा रहा है जिसकी वजह से श्रिंकफ्लेशन अपनाना पड़ जाता है। समझ गए? आई होप आपको बढ़िया तरीके से पूरा का पूरा जो ये मैटर है वो क्लियर हो चुका है। चलिए आते हैं हम लोग अपने एडिटोरियल डिस्कशन पर। तो दोस्तों एडिटोरियल में जैसे आप देख पाओगे, कल भी हमारे द हिंदू अखबार में फ्रंट पेज पर यह आर्टिकल छपा था कि छत्तीसगढ़ के अंदर एक रीजन है कांकेर नाम का, वहाँ पर 29 मॉइस्ट को मार दिया गया। 29 मॉइस्ट नक्सलवाद लोग यहाँ पर। अब नक्सलवाद होता क्या है, नक्सलिज्म क्या है, मॉइस्ट कौन होते हैं, कैसे यहाँ पर ये फैलते चले जा रहा है, आगे मैं आपको बताऊंगा। तो लंबे समय से ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं था, ये खतरनाक ऑपरेशन जो कि हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने चलाया। हालांकि हमारे जो 3 जवान थे वो यहाँ पर इंजर्ड भी हुए, उनको थोड़ा सा चोट वगैरह लगा है, वो घायल है ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। और घायल हैं कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर कह सकते हो बहादुरी से हमारी सिक्योरिटी फोर्स ने इन मॉइस्ट को ख़त्म किया है। 29 मॉइस्ट को यहाँ पे मारा है दोस्तों। और मैं आपको बताऊँ, पहले कुछ ऐसे गंभीर सिचुएशन हो गई थी कि हमारे कई सारे जवान भी शहीद हो गए थे इन मॉइस्ट से लड़ते लड़ते। ये मॉइस्ट कितनी बड़ी प्रॉब्लम है सोसाइटी के लिए वो भी मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा। तो काफ़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर एडिटोरियल को, ध्यान से सुनते हुए चलना, लास्ट में आपको क्वेश्चन भी मिलेगा। तो दोस्तों चाहे आप मॉइस्ट कह लो, चाहे आप नक्सल्स कह लो, या फिर इनको लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म भी कह लो, ये सब का मतलब एक ही है। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जो है इसको हम लेफ्ट विंग टेररिज्म के नाम से भी जानते हैं, रेडिकल लेफ्ट विंग मूवमेंट्स के नाम से भी जानते हैं। ये एक प्रकार की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, एक प्रकार की आइडियोलॉजी है दोस्तों जो फॉलो की जाती है और अपने आइडियोलॉजी में लोगों को बदला जाता है। समझ गए? ये वो लोग हैं जो सरकार के खिलाफ में खड़े होते हैं, कहते हैं हम सरकार वगैरह कुछ नहीं मानते, सरकार को हटाकर बस खाली हमें वहाँ पर खड़ा होना है, हम रूल करेंगे, और सरकार को पूरी ताकत से हथियार के माध्यम से हटाना चाहते हैं। ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को टारगेट करते हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को टारगेट करते हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी को टारगेट करते हैं अपने एजेंडा को बढ़ाने के लिए, अपनी आइडियोलॉजी में कन्वर्ट करते हैं कि सरकार तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर रही है, हम जो है पूरा कब्जा करेंगे, लो हथियार, चलो हमारे साथ। तो ये है यहाँ पर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। और ये जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का मूवमेंट है इंडिया में कैसे ओरिजिनेट हुआ दोस्तों, तो वो 1967 की बात है। 1967 में जो वेस्ट बंगाल के अंदर एक गांव है नक्सलबाड़ी, वहां से दोस्तों इसकी शुरुआत हुई। इस वजह से नक्सलबाड़ी से शुरू हुआ, इस वजह से इसको नक्सलिज्म का नाम भी दिया जाता है। अब जैसे आज भी अगर हम लोग बात करेंगे तो भारत में कई सारी जगह पर ऐसे आइडियोलॉजी वाले लोग प्रेजेंट हैं, हथियार लेकर खड़े हैं सरकार को गिराने के लिए और वहां पर रूल करने के लिए। तो लेफ्ट में एक्सट्रीमिज्म का प्रेजेंस है, लेकिन पहले के कंपैरिजन में बहुत कम है दोस्तों, बहुत 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 कम है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करेंगे तो 10 राज्यों में जो 90 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो अभी भी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से अफेक्टेड है। स्पेशली अगर हम राज्यों की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, यहाँ पर अभी भी आपको कई सारी जगह पर नक्सलिज्म नजर आता है और नक्सलिज्म से संबंधित वो फ्रीक्वेंट अटैक्स नजर आते हैं। ये लोग कई बार हमारे जवानों पर अटैक करने शुरू कर देते हैं, ज़्यादातर जवानों पर अटैक करते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है इसके पीछे के मेन रीजंस क्या है, मेन कारण क्या है। सबसे पहला कारण है इनइक्विटेबल डेवलपमेंट। होता यहाँ पर यह है कि जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म वाले अफेक्टेड एरियाज हैं वो लीस्ट डेवलप्ड रीजन्स आपको नजर आएंगे। वहाँ पे कोई विकास नहीं हुआ होगा, गरीबी बहुत ज़्यादा है, बेरोजगारी देखने को मिलेगी, पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, कुपोषण बहुत ज़्यादा है, सोसाइटी से बिल्कुल अलग पड़े हुए हैं, ऐसे लोग यहाँ पर नजर आएंगे। समझ गए? तो प्रॉपर डेवलपमेंट ना होना भी कहीं ना कहीं उनको इस आइडियोलॉजी में कन्वर्ट कर देता है। और फिर कुछ लोग जिनकी आइडियोलॉजी ऐसी होती है उनका आराम से ये लोग टारगेट बन जाते हैं, जो इस एरिया में ऐसे रह रहे होते हैं कि भाई गवर्नमेंट आपके लिए कुछ नहीं कर रही है, हम आपके लिए करेंगे, हम आपको यहाँ पर ये चीज़ें फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाएंगे, बस आप हमारा साथ दो। तो इस तरीके से दोस्तों नक्सलिज्म बढ़ता चले जाता है। पहला रीज़न ये है। दूसरा यहाँ पर है गवर्नेंस डेफिसिट। तो ये जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से अफेक्टेड एरियाज हैं यहाँ पर प्रॉपर गवर्नेंस नज़र नहीं आएगा, कोई सर्विस डिलीवरी नहीं, कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, कुछ नहीं। कई बार जो हमारी राज्य सरकारों की संस्थाएं हैं वो भी यहाँ पर कमज़ोर पड़ जाती हैं, करप्ट हैं, तो इन एरियाज़ को छोड़ दिया जाता है। और यही फिर जो ग्रुप्स हैं बहुत ज़्यादा वायलेंस यहाँ पर यूज़ करते हैं, पूरे डेमोक्रेटिक प्रोसेस को, इलेक्शन, पंचायत, डेवलपमेंट स्कीम सब खत्म कर देते हैं, बस खाली सोचते हैं कि हम इस एरिया में रह रहे हैं और इसी चीज़ को हम बढ़ाते रहेंगे आगे। अब ये आइडियोलॉजी दोस्तों आई कैसे, ज़रा मैं आपको ये बताता हूँ। नक्सलिज्म की जो आइडियोलॉजी है दोस्तों, ये ज़्यादातर इंस्पिरेशन आया है माओ जेडोंग की टीचिंग से। माओ जेडोंग जो कि चाइनीज़ कम्युनिस्ट लीडर था, ठीक है, वहीं से दोस्तों यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो मामला है वो उठा है। समझ गए? मार्क्सिस्ट और लेनिनिस्ट इनकी जो विचारधारा है वही यहाँ पर ये अपना रहे हैं।
तो ये जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के ग्रुप्स हैं, इनमें से कुछ ग्रुप्स आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जिन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हैं, और कुछ ग्रुप्स ऐसे देखने को मिलेंगे जो इंडिया में सेपरेटिस्ट मूवमेंट चला रहे हैं, भारत में उस भाग को अलग करना चाहते हैं, वो अपना एरिया बनाना चाहते हैं। बट ऐसे होने नहीं देंगे ना, सिंपल सी बात है, क्योंकि गवर्नमेंट ने कई सारे स्टेप्स उठाए हैं। गवर्नमेंट क्या कर रही है आज के समय पर इस नक्सलिज्म को कम करने के लिए, ज़रा वो समझते हैं। तो सबसे पहले कई सारे सिक्योरिटी मेजर्स लिए गए, जैसे पहला है डिप्लॉयमेंट ऑफ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। तो भारत सरकार ने सीएपीएफ को तैनात किया है। सीएपीएफ में स्पेशली आपको पता है कई सारी फोर्सेस आती हैं, सीआरपीएफ हो गया, बीएसएफ हो गया, आईटीबीपी हो गया। तो इनको लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जो अफेक्टेड एरियाज है वहाँ पर तैनात कर रखा है ताकि इनको ख़त्म किया जा सके। दूसरा यहाँ पर स्टेप है स्ट्रेंथन स्टेट पुलिस। तो सरकार यहाँ पे आज के समय पर पूरा तरह से पैसों का सपोर्ट, लॉजिस्टिकल सपोर्ट राज्य सरकारों को दे रही है ताकि पुलिस फोर्सेस को मॉडर्नाइज किया जा सके, नई टेक्नोलॉजी उनको दी जा सके ताकि वो इस तरीके से जो ये नक्सलिज्म वाले अटैक्स हैं इनको काउंटर कर सकें। फिर तीसरा यहाँ पर कह सकते हो इनिशिएटिव है, वो है स्पेशलाइज यूनिट्स। सरकार ने अलग अलग स्पेशलाइज यूनिट्स बना दिए, जैसे कोबरा कमांडोज बनाया, ग्रे हाउंड्स बनाया। ये अलग अलग यूनिट थे। इन यूनिट का मेन काम यही था कि भाई जो नक्सलिज्म है इसको टारगेट किया जाए और ख़त्म किया जाए। तो ये थे यहाँ पे कुछ सेफ्टी मेजर्स, सिक्योरिटी मेजर्स। दूसरा कदम सरकार ने डेवलपमेंटल इनिशिएटिव्स के तौर पर उठाया, जो कि ज़रूरी भी है। सरकार ने अलग अलग प्रकार की स्कीम्स यहाँ पर लॉन्च कर दी, जैसे कि इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम हो गया, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो गया, ताकि लेफ्ट विंग अफेक्टेड एरियाज जो हैं जहाँ पे लोग ना खुश हैं गवर्नमेंट से, उनका वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव किया जा सके, लोगों को लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ दी जा सके, बेसिक ज़रूरत है एजुकेशन, हेल्थ केयर यहाँ पर देने का काम किया, जिससे लोग इस आइडियोलॉजी में ना जाएं। समझ गए। दूसरा इनिशिएटिव स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम आपको देखने को मिलेगा। सरकार अभी स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा रही है यूथ को उस एरियाज़ में, ताकि लोगों को स्किल मिल सके। स्किल मिलेगा तो ऑब्वियस सी बात है वो कुछ ना कुछ रोजगार बना लेगा अपने लिए। फिर तीसरा इनिशिएटिव है प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स। कई सारी स्कीम है, जैसे यहाँ पर वंधन विकास केंद्र है, एमजी नरेगा है। इन स्कीम्स का मेन मकसद है कि भाई एक प्रॉपर तरीके से लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवाना अपने ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लिए। रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स यहाँ पर लेकर आए जा रहे हैं। तो ये काम यहाँ पर डेवलपमेंट के फॉर्म में हुआ। प्लस इनको यहाँ पे कुछ राइट्स दिए गए, लैंड राइट्स, फॉरेस्ट राइट्स। ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, जंगल में ये लोग रह रहे होते हैं, इनको वहाँ से निकाल देती है सरकार अपने अलग अलग लॉज का यूज़ करके। फिर वो लोग और गुस्सा हो जाते हैं। उनका कहना यह है कि भाई हमारा सब कुछ छीन लिया है, हमारा मेन ज़िंदगी उस पर डिपेंडेंट थी, है ना, उनको हटा दिया गया वहाँ से। फिर उसी दौरान यहाँ पे ऐसी आइडियोलॉजी के लोगों को मौका मिल जाता है, माओइस्ट वाली आइडियोलॉजी के, कि भाई चलो इनको भी अपनी आइडियोलॉजी में कन्वर्ट करते हैं, अपने साथ खड़ा करते हैं। तो प्रॉपर ज़मीनों का हक देना, फॉरेस्ट में हक देना और उनकी प्रॉब्लम को सुनने के लिए यहाँ पर इस प्रकार के जो राइट्स हैं वो गवर्नमेंट लेकर आई। और सबसे बड़ा स्टेप जो सरकार ने चलाया वो है समाधान डॉक्ट्रिन। यह सॉल्यूशन यहाँ पर लेकर आए। समाधान की अपने आप में फुल फॉर्म है स्मार्ट लीडरशिप, अग्रेसिव स्ट्रैटेजी, मोटिवेशन ट्रेनिंग, एक्शनेबल इंटेलिजेंस, डैशबोर्ड बेस्ड केपीआई, हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी, एक्शन प्लान फॉर ईच थिएटर एंड नो एक्सेस टू फाइनेंसिंग। तो ये पर्टिकुलर समाधान लेकर आएगा। क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि सरकार समाधान इनिशिएटिव लेकर आई है, समाधान इनिशिएटिव किस चीज़ को लेकर है? तो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को टैकल करने के लिए समाधान इनिशिएटिव्स को लेकर आया गया है, ध्यान रखिएगा। तो जितने भी यहाँ पर ये स्टेप्स उठाए हैं गवर्नमेंट की साइड से, उससे क्या इम्पैक्ट हमको नजर आया? तो पिछले 8 सालों में यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है दोस्तों, ये काफ़ी तेज़ी से कम होता हुआ नजर आया, ये वायलेंस कम हुआ है गवर्नमेंट के इन स्टेप्स को उठाने की वजह से। ये इंसिडेंट्स ऑलरेडी 2022 में कम हो गए एज़ कम्पेयर टू द 2013। यहाँ पे जो नंबर ऑफ इंसिडेंट्स हैं वो कम हो गए हैं। 413 इंसिडेंट नजर आए हैं 2022-23 में, जबकि एक समय पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर केसेस आया करते थे ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के, इनके अटैक्स के। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को शहीद होना पड़ जाता था इनसे लड़ते लड़ते। बट वो 2022 में नंबर कम हो चुका है। सिक्योरिटी फोर्सेस को कैजुअलिटीज़ कम हुई हैं। पहले 68% कैजुअलिटीज़ हो रही थी, वो कम होकर 33% हो चुकी हैं। बट गवर्नमेंट को और डिटेल से काम करना होगा। ये जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं इनको और सशक्त बनाने के लिए उनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन देना होगा, उनके डेवलपमेंट के लिए काम करना होगा, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स लेकर आने होंगे, इनका प्रोपोगेंडा को यहाँ पर हटाना होगा। ये काम अलग से करना ज़रूरी है। ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन काम करना होगा, इनको प्रॉपर प्लानिंग यहाँ पर देनी होगी ताकि किस तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर काम किया जा सकता है। ये कुछ स्टेप्स यहाँ पे हमें लेने होंगे जिसके बेसिस पर हम ये नक्सलवाद को या मॉइस्ट आइडियोलॉजी को रोक सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बात क्लियर हो गई। चलिए आते हैं अगले एडिटोरियल पर। ये वाला जो एडिटोरियल है दोस्तों, ये आज का अखबार में प्रेजेंट है। आज का अखबार उठाओगे तो आपको एडिटोरियल देखने को मिलेगा। इकलौता एडिटोरियल है जो हमारे काम का है। बाकी आजकल इलेक्शन से संबंधित कई सारी न्यूज़ आ रही हैं,
वो पॉलिटिक्स वाला जो न्यूज़ सेक्शन है ना, वो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप उसको छोड़ दिया करो, टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पर। अब ये काम का आर्टिकल है, डायरेक्ट इसको डिस्कस करेंगे। कनिका जम्वाल ने यहाँ पर इस एडिटोरियल को लिखा है। ये यहाँ पर राइटर बात कर रहे हैं कि जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है और जो क्लाइमेट एक्शन वर्डिक्ट है, इन दोनों के बीच का लिंक क्या है। देखो, मैटर यह है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के पास में एक केस गया। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्या है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये वाली एक चिड़िया देखने को मिलेगी। ये जो बर्ड है वो तेजी से खत्म होती चली जा रही है ना। कुछ ही संख्या बची है, कुछ 8-10 बची हैं, वो भी अगर खत्म हो जाएंगी तो आप कह सकते हो दुनिया से विलुप्त हो जाएगी प्रजाति। तो इसका केस सुप्रीम कोर्ट के पास में गया कि भैया इसके प्रोटेक्शन के लिए क्या करें। सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों इस केस को देखते हुए क्लाइमेट चेंज को लेकर एक राइट बना दिया है, राइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। राइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज भी हमारा एक फंडामेंटल राइट है, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में बोला, जिस वजह से ये प्रॉपर चीजें न्यूज में आई, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट के पास में एक केस किया। इसको केस को देखते हुए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रूलिंग में क्या बोला, चलो मैं आपको ये बताता हूँ। सबसे पहला, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि राइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज हमारा एक फंडामेंटल राइट। आपको पता है ना, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक सारे के सारे जो राइट्स हैं वो हमारे मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स हैं, जिसमें राइट टू लाइफ, है ना, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये सारे हक यहाँ पे हमको देखने को मिल जाते हैं। अब दोस्तों, यहीं पर एक राइट, नया एक फंडामेंटल राइट आ चुका है, नाम है राइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। यानी जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, टेम्परेचर तेजी से बढ़ता चले जा रहा है, गर्मी बढ़ रही है, उस गर्मी के बढ़ने की वजह से डिजास्टर्स बढ़ते चले जा रहे हैं, एनवायरमेंट पर गलत नुकसान हो रहा है, पोल्यूशन बढ़ रहा है। उन सब चीज़ों के खिलाफ हमारे पास में हक है एक, हम इन सब चीज़ों से लड़ सकें। यही राइट है हमारा एक फंडामेंटल राइट, जिसमें हमारे पास में हक है राइट टू हेल्दी एनवायरमेंट का। एक प्रॉपर एनवायरमेंट हमें मिलना चाहिए, हम क्लाइमेट चेंज से बच सकें, क्लाइमेट चेंज का जो दुष्प्रभाव हो रहे हैं लोगों की हेल्थ के ऊपर में, उससे बच सकें। ऐसा राइट हमको दिया सुप्रीम कोर्ट ने, जिसको नाम दिया गया राइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज या राइट टू अ हेल्दी एनवायरमेंट। ये एक प्रकार का फंडामेंटल राइट है, सुप्रीम कोर्ट ने पहला स्टेप ये दिया। दूसरा, यहां पर एक्सपेंसिव व्यू ऑन द फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 14 एंड 21। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि जो राइट टू लाइफ है वो आर्टिकल 21 में दिया गया है, जीने का अधिकार है आपके पास में। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 में है। तो भाई ये जो राइट्स हैं, आपको जीने का अधिकार मिला है, राइट टू लाइफ है, लेकिन दोस्तों राइट टू लाइफ पूरी तरह से काम नहीं करेगा जब तक हमारे पास में अच्छा एनवायरमेंट नहीं होगा। एक क्लीन स्टेबल एनवायरमेंट जरूरी है, वरना पोल्यूशन अगर होगा तो उस प्रदूषण से लोगों की जान भी तो जाएगी ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी आर्टिकल को एक्सपैंड किया और बोला कि भाई लोगों के लिए हमें क्लाइमेट चेंज से लड़ना जरूरी है। तीसरी चीज जो सुप्रीम कोर्ट ने मेंशन की कि जो राइट टू हेल्थ है, वो राइट टू हेल्थ हम इसको राइट टू लाइफ का हिस्सा ही मानेंगे। यानी जो आर्टिकल 21 है जिसमें जीने का अधिकार है, उसी में राइट टू हेल्थ भी ऐड करेंगे, क्योंकि यही दोनों राइट्स तो अफेक्ट हो रहे हैं। अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो किस वजह से बढ़ रहा है? एयर पोल्यूशन की वजह से। बीमारियां बढ़ रही हैं, सूखा पड़ता चले जा रहा है। भाई टेम्परेचर बढ़ रहा है तो सूखा पड़ रहा है जगह जगह पर, प्रॉपर फसलें नहीं उग पा रही हैं, तो इसका असर लोगों की जिंदगी पर ही तो पड़ रहा है। तो उसी का हिस्सा बनाया यहाँ पर राइट टू हेल्थ सुप्रीम कोर्ट ने। बोला क्योंकि यहाँ पर दोनों के ऊपर ही इंपैक्ट पड़ रहा है क्लाइमेट चेंज का, तो हमारे पास में राइट होना चाहिए। फिर एक और चीज मेंशन की गई, जो ये क्लाइमेट चेंज है या एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, एनवायरमेंट जो बर्बाद हो रहा है, इसमें अगर आप देखोगे इसकी वजह से फूड का शॉर्टेज हो रहा है, वाटर शॉर्टेज हमको देखने को मिलेगा कई सारे एरियाज में। और जो गरीब लोग हैं वो ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं अमीरों से। अमीर तो कहीं ना कहीं फैसिलिटीज़ को अपना लेते हैं, बाकी आम लोग यहाँ पर सफ़र कर रहे हैं। फॉरेस्ट ड्वेलर जो जंगल में रह रहे लोग हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, है ना, इनको नुकसान पहुँच रहा है। नेचुरल डिजास्टर्स यहाँ पर बढ़ते चले जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट पड़ रहा है। जिस चक्कर में यहाँ पर क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट में एक हक दिया है सुप्रीम कोर्ट ने हम सभी लोगों को एज अ फंडामेंटल राइट। साथ ही साथ में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है वो मानव अधिकार को भी इम्पैक्ट कर रहा है। जो मानव अधिकार है, हमारे पास में जो अलग अलग हक हैं, उसके ऊपर भी एक गलत असर डालता हुआ नजर आ रहा है। तो जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज के एडवर्स इफेक्ट्स अगर बढ़ेंगे तो हमें ज़रूरी है कि हमारे पास में यह हक होना चाहिए इस क्लाइमेट चेंज के खिलाफ में, जिसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये जो अप्रूवल है इस पर्टिकुलर लॉ को वो दिया। अब सवाल यहाँ पर यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने राइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज दिया है हमें, उसके पीछे का इंपॉर्टेंस क्या है। तो पहला इंपॉर्टेंस यहाँ पर यह देखने को मिलेगा कि जो पर्टिकुलर लॉ है ये क्या करेगा, अलग अलग अग्रीमेंट को, जैसे पेरिस अग्रीमेंट है, इसके तहत यहाँ पर फॉलो करते हुए चलेगा।
जिसका मेन काम है क्लाइमेट चेंज को ख़त्म करना, क्लाइमेट चेंज से लड़ना स्पेशली। तो दूसरा इंपॉर्टेंस ये है कि जो राइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज है एज अ फंडामेंटल राइट है। इससे क्या होगा, क्लाइमेट चेंज को देश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया जाएगा, क्योंकि आज इतना वैल्यू करते ही नहीं हम क्लाइमेट चेंज को। होन दो, पोल्यूशन हो रहा है तो कुछ भी हो रहा है, होन दो। तो अब क्या होगा, अब इसको एज अ फंडामेंटल राइट दिया गया, संविधान में रखा गया। तो बार बार पार्लियामेंट के ऊपर में जोर आएगा कि भाई हमें कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज से संबंधित जो समस्या है उसको टैकल करना होगा। अब ये मुद्दे को गंभीरता से लिया जाएगा। तो एक और सबसे बड़ा फायदा यह है। फिर एक और चीज़ है, इससे क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में इन चीज़ों को ऐड कर रहे हैं, तो फ्यूचर में डेफिनेटली इसके ऊपर बहुत सारे डिस्कशंस होंगे। प्लस यहाँ पे हमारे पास में प्रॉपर कोई लॉ था ही नहीं क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए हमारे देश में, तो इसको एज अ फंडामेंटल राइट बना दिया सीधा। तो एक सबसे बड़ा स्टेप है। अब यहाँ पर इसके ऊपर चर्चाएं होंगी जो पहले नहीं हो रही थी। समझ गए? क्लियर हो गया? नाउ अब राइटर यहाँ पर ये बोलते हैं कि क्लाइमेट चेंज से संबंधित क्या क्या प्रॉब्लम्स है जो इंडियंस को सफ़र करनी पड़ रही है, और इंडियंस नहीं पूरे दुनिया को सफ़र करनी पड़ रही है यार, है ना। इन पोल्यूशन की वजह से जो दिक्कतें हो रही हैं, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। ये हमने हाल ही में देखा भी सिक्किम में, आपको पता है दोस्तों, इस क्लाइमेट चेंज की वजह से जो ग्लेशियर बर्स्ट है वो यहाँ पर नजर आया, एक बाढ़ नजर आई, लोगों की जान चली जाती है, घर बर्बाद हो जाते हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से ये फ्लड्स यहाँ पर इंक्रीज हो जाते हैं, बर्फ़ें पिघलती हुई नजर आ रही हैं, जो हमारे ग्लेशियर्स है वो पिघल रहे हैं। प्लस रेनफॉल पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से। बारिश होने का तरीका, पैटर्न्स अलग तरीके से चेंज हो गए। जहाँ पे बारिश नहीं होनी चाहिए वहाँ पर हो रही है, जहाँ नहीं होनी चाहिए वहाँ हो रही है। मतलब अलग अलग दोनों आपको देखने को मिलेगा। इसकी वजह से कई सारी जगह पर सूखा पड़ चुका है दोस्तों, और आजकल झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ सभी जगह पर सूखा पड़ता हुआ नजर आएगा, जिसकी वजह से डायरेक्टली फसलों के ऊपर असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा, क्योंकि खेती बाड़ी के लिए चावल भी अगर पर आप प्रोड्यूस करोगे तो उसके लिए बहुत सारा पानी चाहिए होता है, सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए। तो ये इम्पैक्ट पड़ रहा है। फिर सबसे बड़ा इम्पैक्ट है सी लेवल्स के अंदर में बढ़ोतरी देखने को मिलना। भाई जो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, बर्फ़ पिघल रही है, उसका पानी जाएगा कहाँ? समुद्र में ही तो जाएगा। समुद्र का स्तर बढ़ेगा, समुद्र का स्तर बढ़ेगा, प्रॉब्लम बढ़ जाएंगी, बाढ़ आनी शुरू हो जाएंगी जगह जगह पर, समुद्र के किनारे जो देश हैं। फिर एक है एंडेंजर्ड फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी, सबसे बड़ी दिक्कत। क्लाइमेट चेंज की वजह से गर्मी ज़्यादा हुई, बारिश कम हो गई, अब खेती बाड़ी नहीं हुई, फसल नहीं उग पाई, प्रॉपर फसल नहीं आई, ऑब्वियस सी बात है, इससे क्या होगा, भुखमरी बढ़ेगी, फूड सिक्योरिटी यहाँ पर नहीं बन पाएगी। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या हमको नजर आती है। अब एट द लास्ट यहाँ पे राइटर मेंशन करते हैं व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड। हम आगे देखें तो आगे के लिए हमारे पास में क्या होना चाहिए। चलो ये तो समस्याएं सब कुछ समझ ली, सोल्यूशन क्या होना चाहिए इसका। तो पहली चीज़ हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर प्रॉपर लॉ लेकर आना होगा, प्रॉपर नीति बनानी होगी क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट में, तभी जाके काम हो पाएगा। हमें इसको एक मेन मुद्दा बनाना होगा। आज हम इसको हल्के में ले लेते हैं। दूसरा यहाँ पर जो स्टेप है वो है पॉलिटिकल मैनिफेस्टोज के अंदर में इसको इंक्लूड करना। हर पॉलिटिकल पार्टी हर एक चीज़ के बारे में बात करती है, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, बट क्लाइमेट चेंज भी यहाँ पर हर एक पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो का एक अहम हिस्सा होना चाहिए। अगर पॉलिटिकल पार्टीज ये चीज़ें मेंशन करती हैं तो हम लगेगा कि हाँ बिल्कुल ये क्लाइमेट चेंज को लेकर भी एक कह सकते हो कुछ चीज़ें कर रही हैं, तो उनको अपने मैनिफेस्टो में, पॉलिटिकल मैनिफेस्टोज में यहाँ पर एक क्लाइमेट चेंज का मुद्दा उठाना होगा। तीसरी चीज़ यहाँ पे जो हम लोग कर सकते हैं कि गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं प्रॉपर रिस्पेक्ट देनी होगी सुप्रीम कोर्ट के इन ऑर्डर्स को, और जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भाई अब पार्लियामेंट को इस मुद्दे पर कुछ करना है, तो ऑब्वियस सी बात है, तो यहाँ पर हमें स्टेप्स उठाने होंगे ताकि हम इस प्रकार से जो ये क्लाइमेट चेंज है इससे लड़ सकें, इसको टैकल कर सकें। तो दोस्तों ये था हमारा आज का डिस्कशन। आई होप आपको मज़ा आया होगा। हमने पूरे लेक्चर में जो हमारी शॉर्ट न्यूज़ है, वेरी शॉर्ट न्यूज़ है, लॉन्ग न्यूज़ है, एडिटोरियल है, हर एक चीज़ को अच्छी तरीके से डिस्कस किया है। नाउ आते हैं प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन पर। 2014 का ये क्वेश्चन था कि भाई नीचे दिए गए जो 4 ऑप्शन हैं इनमें अलग अलग आइलैंड्स के पेयर बनाकर दिए गए हैं, तो कौन सा एक ऐसा जोड़ा है जिसमें जो 2 आइलैंड्स हैं वो 10 डिग्री चैनल के माध्यम से सेपरेट होते हैं एक दूसरे से। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ये दोनों 10 डिग्री चैनल से सेपरेट होते हुए आपको नजर आएंगे। नाउ इसी के साथ में करते हैं लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।